अगर क्लियर है तो फिर इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने इम्तियाज अहमद सर की बुक से सीधा जो है वो सीरीज स्टार्ट किया है। ये वाली पुस्तक है इम्तियाज अहमद सर की, इससे हम लोगों ने सीधा जो है वो सीरीज स्टार्ट किया है। और इसमें हम लोगों ने प्राचीन बिहार के इतिहास को ऑलरेडी कवर कर लिया। प्राचीन बिहार के इतिहास को कवर करने में 2 से 3 लेक्चर लगे हैं। उस पूरे लेक्चर को आप देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में। बहुत बच्चों की शिकायत है कि सर दिखता कम है थोड़ा। ऑब्वियसली बात है, दिखेगा कम, किताब को जो स्कैन होगा तो ऑब्वियसली दिखेगा कम। लेकिन आपके पास तो बुक है ना। अगर बुक नहीं है तो ये तो बेसिक बुक है, ये तो आपको लेना चाहिए। तो इस बुक को ले लीजिए। इसमें कौन सा जो है पहाड़ टूटेगा। अन्य जगहों पर खर्च करते हैं तो किताब पे तो खर्च किया ही जा सकता है। तो प्राचीन बिहार के इतिहास को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया, पूरा एक एक लाइन पढ़ लिया। आज हम लोग मध्यकालीन बिहार के इतिहास में सबसे पहले पूर्व मध्यकाल को देखेंगे। पूर्व मध्यकाल के बारे में कुछ चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। मिथिला के कर्नाट वंश को देखेंगे, उसके बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे तुर्क जो आक्रमण है वहां पर। उसके बाद अफगानों का क्या रोल रहा, दिल्ली सल्तनत पर भी कुछ बातें करेंगे। फिर मुगल वंश का बिहार में क्या प्रभाव पड़ा। तो इन सब सभी चीजों पर आज हम लोग विस्तार से डिस्कशन करेंगे। जिसमें आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये देखिए, ये स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले तक की जो चीजें थी ये चूंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था यहां तक। अब हम लोग उसके बाद से शुरू करेंगे और एक एक चीजों को बारीकी से पढ़ते हुए हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो लाइन है इसमें लिखा हुआ है कि हर्ष के साम्राज्य के विघटन के बाद, हर्ष का साम्राज्य मतलब हर्षवर्धन का साम्राज्य, उसके विघटन के बाद आप देखेंगे तो 8वीं शताब्दी के मध्य में किसका हुआ है उदय, तो पाल वंश का उदय हुआ। 8वीं शताब्दी मतलब 701 से लेकर आप 799 तक समझ सकते हैं, 700 से लेकर। तो इसमें पाल वंश का उदय हुआ। और पाल वंश के संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। क्या नाम है उनका? गोपाल। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। पाल वंश का जो प्रभाव क्षेत्र है वो बंगाल बिहार वाला इलाका जो है वो पाल वंश के प्रभाव क्षेत्र में आता है। उसके बाद आप देखेंगे तो उसने जो है जैसे ही इसने स्थापना की पाल वंश की, इसने क्या किया, बिहार में अपना शासन विस्तृत कर दिया। मींस बिहार में अपने शासन को, अपने साम्राज्य को इसने फैला दिया। अगर आप देखेंगे तो पाल वंश का जो शासन काल है वह कब से कब तक है? पाल वंश का शासन काल 750 से लेकर 770 ईस्वी। ये पाल वंश में गोपाल का शासन काल है। ये गोपाल का शासन काल है। गोपाल के बाद धर्मपाल, देवपाल आते हैं। ये गोपाल का शासन काल है। 750 में स्थापित किया पाल वंश को। और जैसे ही पाल वंश को स्थापित करता है यह अपना साम्राज्य काफी विस्तृत करने का प्रयास करता है बिहार के क्षेत्र में, स्पेशली बिहार के क्षेत्र में। आप देखेंगे तो जो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो संघर्ष चल रहा था, ट्रायंगुलर संघर्ष, उसमें भी ये भाग लेता है। और आप देखेंगे तो कन्नौज पर अधिकार के संघर्ष में भी यह भाग लेता है। धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के चतुर्थांश में कन्नौज पर आक्रमण किया। ठीक। और चक्र युद्ध को कन्नौज का शासन नियुक्त किया है। ये कौन है? ये है पाल वंश का द्वितीय शासक। क्या नाम है इसका? धर्मपाल। तो पाल वंश का द्वितीय शासक है, नाम है धर्मपाल। समय काल क्या है धर्मपाल का? 770 से लेकर 810 ईस्वी तक। इसने क्या किया? इसने कन्नौज पर आक्रमण किया। और कन्नौज पर आक्रमण करने के बाद आपको दिखेगा कि इसने चक्र युद्ध को क्या किया? कन्नौज का शासक नियुक्त किया और एक भव्य दरबार का आयोजन किया। कन्नौज यूपी का इलाका,
तो ये भव्य दरबार का जो है वो आयोजन भी करता है। इसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसके बाद इसने किसकी उपाधि ली, उत्तरापथ स्वामिनी। मतलब मैं उत्तरापथ, जो उत्तरापथ है उसका मैं स्वामी हूं। इसकी उपाधि ली किसने, इसकी उपाधि ली आपकी धर्मपाल ने। उत्तरापथ के बारे में मैंने ऑलरेडी प्राचीन इतिहास में, प्राचीन बिहार के इतिहास में आपको बता रखा था। उसके बाद देखेंगे तो अब कौन आया, सबसे पहले तो गोपाल था, गोपाल के बाद धर्मपाल आया था, और धर्मपाल के बाद कौन आया, धर्मपाल के बाद आया देवपाल। क्या नाम है इसका, देवपाल। ध्यान दीजिएगा, देवपाल का शासनकाल क्या है, देवपाल का शासनकाल है 810 से लेकर 850। देखिए 750 से 770 गोपाल का है, 770 से 810 धर्मपाल का है, और 810 से 850 किसका है, 40 साल ये भी करता है और 40 साल देवपाल भी करता है। 40-40 साल धर्मपाल और देवपाल एक ही समय तक शासन करते हैं, मीन्स 40-40 साल, टेन्योर सेम है जो जो उनका पीरियड है। तो ये 810 से 850, ठीक है। इसने भी क्या अपनाई, विस्तारवादी नीति अपनाई। आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर में जो इसका शासन था वो कहां से है, ये देखेंगे तो इसमें लिखा है प्राग्ञ ज्योतिषपुर। प्राग्ञ ज्योतिषपुर कहाँ है, आप लोगों ने सुना होगा नाम असम का। असम में जो कामरूप का एरिया है, कामरूप वाला रीजन, उसको आप कहते हैं प्राग्ञ ज्योतिषपुर। अब आप कहिएगा कि प्राचीन या मध्यकालीन बिहार के इतिहास में या मध्यकालीन इतिहास में इसको प्राग्ञ ज्योतिषपुर क्यों कहा गया। तो प्राग ज्योतिषपुर इसलिए कहा गया क्योंकि इस क्षेत्र में ज्योतिष शास्त्र जो है वह काफी प्रसिद्ध था, जिस कारण से इसको प्राग ज्योतिषपुर कहा गया। तो ये जो देवपाल का शासन है, आपने देखा कि इसने काफी विस्तारवादी नीति अपनाई। तो देवपाल का शासन कहाँ है, पूर्वोत्तर में, मीन्स उत्तर पूर्व में कहाँ चला गया, उत्तर पूर्व में प्राग ज्योतिषपुर मीन्स असम का इलाका, उत्तर में कहा नेपाल, और पूर्वी सागर तट पर देखेंगे तो उड़ीसा में इसने अपना अधिकार विस्तार किया। साथ ही साथ जो कन्नौज के लिए लड़ाई चल रही थी पाल प्रतिहारों की, उसमें भी इसने भाग लिया। जो ट्रायंगुलर लड़ाई चल रही थी उसमें भी इसने भाग लिया है। किसने भाई, यह है देवपाल। उसके बाद देखेंगे तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसने कहां लड़ाई की है, उसने दक्कन के राज्यों के साथ भी संघर्ष किया है। अगर मैं आपको दक्कन का इलाका दिखाऊं तो देखिए, रुक जाइए, अगर मैं आपको दक्कन का इलाका दिखाऊं ताकि आपको थोड़ा सा माइंड क्लियर हो, तो देखेंगे आप तो इधर वाला जो इलाका है ये दक्कन का इलाका है। यहाँ पर जो इलाका है, यहाँ देखिए ये दक्कन का पठार इलाका है, दक्कन का पठार है यहाँ पर। तो जो ये वाला इलाका है इस पर भी देवपाल ने अपना प्रभुत्व जमाने का जो है प्रयास किया। जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब वाला जो इलाका है इस पर भी आप देखेंगे तो इसने अधिकार जमाने का प्रयास किया है। किसने, देवपाल ने। और आप देखिए तो आपको दिखेगा कि दक्कन के साम्राज्यों के साथ भी इसका युद्ध हुआ और उस पर भी, वहां पर भी अधिकार जमाने का देवपाल ने प्रयास किया। लेकिन अब आपको दिखेगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भी उसके संबंध काफी अच्छे रहे, जिसमें जावा, जावा के एक शासक हैं बालपुत्र देव। नाम क्या है, बालपुत्र देव। जावा कहां पड़ता है, एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, बालपुत्र देव, ठीक है। इनके साथ इसके संबंध अच्छे रहे हैं और बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसने नालंदा की देखरेख के लिए, बेसिकली नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दे दिए थे। तो नालंदा में महाविहार में आप देखेंगे तो नालंदा महाविहार के लिए इन्होंने 5 गांव अनुदान में दे दिए थे। कौन है वो, बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने। बालपुत्र देव कहाँ का शासक है, तो बालपुत्र देव शासक है आपका जावा का। अगर आपको जावा देखना है तो देखिए ये है जावा, यहां दिखेगा आपको
जावा, ये जावा सी है, ये एक आइलैंड है, ये देखिए जावा सी है, ये एक आइलैंड है कहाँ पर, इंडोनेशिया में। तो आपको दिखेगा ये। तो यहाँ के एक शासक थे जिनको इन्होंने क्या किया, जिनको इन्होंने, आप देखेंगे तो जिनके अनुरोध पर इन्होंने 5 गांव अनुदान में दे दिए। बौद्ध धर्म के प्रश्रयदाता, बौद्ध धर्म के आश्रयदाता, बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में इन्हें जाना जाता है। देवपाल की मृत्यु के बाद आप देखेंगे तो क्या होता है, पाल वंश का पतन आरंभ होता है। हालांकि फिर से इसको दोबारा रिवाइव कौन करता है, दोबारा रिवाइव करता है महिपाल। तो 11वीं शताब्दी में जाकर दोबारा इसको महिपाल जो आता है, पाल वंश का शासक, वह इसका दोबारा जो है वह पुनरुद्धार करता है, पुनरोदय करता है, दोबारा उदय करता है। और फिर महिपाल आप देखेंगे तो बंगाल और मगध का जो इलाका है, जो बंगाल और बिहार का इलाका है, उस पर भी जो है यह जमा अपना अधिकार जमाता है। लेकिन क्या करेगा, जब उत्तराधिकारी ही कमजोर रहेगा, तो उत्तराधिकारी जो है इसके कमजोर थे, और उसका इसका लाभ उठाकर बंगाल में आप देखेंगे तो इसका जो है बंगाल के क्षेत्र में इसका जो प्रभाव है वह कम हो जाता है। और सेन शासक जो हैं, सेन शासकों ने उत्तरी बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित कर लिया है। ये क्या है देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि तुर्कों के आक्रमण के पहले बिहार की देखिए स्थिति क्या है। पाल पाल वंश इधर से अटैक किया हुआ है, पाल वंश का इधर से प्रभाव है, पाल वंश इधर देखिए उसका भी पतन हो जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे तो सेन शासक, सेन शासकों का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और सेन वंश के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है। तो सेन शासकों के बारे में आप देखेंगे तो सेन शासकों ने भी उत्तरी बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। तो पाल वंश, सेन वंश, ये सभी जो है ये सभी बिहार के क्षेत्रों पर अपना अधिकार करने के लिए ललायित हैं, आप देखिए। और जिसका फायदा आप आखिरी में देखेंगे तो तुर्कों को मिल जाएगा, क्योंकि जब कहीं पर संगठन होता है तब जाकर उस राज्य को में कुछ उस राज्य को तोड़ना या उस राज्य पर अपना अधिकार जमाना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी जो है अपने ही हित की लड़ाई कर रहे हैं। कोई अलग राजवंश आ रहा है, कभी कोई पाल आता है, कभी कोई सेन आता है, कुछ कुछ जो है वो छोटे राजवंश स्थानीय शासकों का भी उदय हो जाता है। और इसका फायदा कौन उठाएगा, जब आपके अंदर यूनिटी नहीं रहेगी तो सामने वाला जो आपका आक्रमण करता है, जो आप पर आक्रमण करना चाहता है, वो उसी समय का फायदा उठाकर आप पर आक्रमण करने का प्रयास करेगा। क्लियर है। तो आपको दिखेगा कि पाल वंश में फिर महिपाल के समय में उदय होता है। पाल वंश की देवपाल की मृत्यु के बाद आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में अब देखिए एक दूसरा राजवंश भी आता है। वो कौन है, प्रतिहार, जिसमें कौन कौन है, मिहिर भोज, जिनको भोज राजा कहा जाता है, और महेंद्र पाल। तो मिहिर भोज, महेंद्र पाल इत्यादि, एक तो पाल वंश है, पाल वंश का धीरे धीरे पतन हो रहा है। इधर से प्रतिहार ने भी क्या किया, जो है बिहार के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया, उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी भाग पर इसने अपना अधिकार किया। तो इन सब चीजों को देखकर आपको लगेगा कि भाई ये हो क्या रहा है, चारों तरफ से कभी पाल वंश, कभी प्रतिहार वंश, इधर से कभी सेन वंश। तो बिहार जो है, बिहार पर प्रभुत्व जमाना सब चाहता है, लेकिन कोई एक शक्तिशाली राजवंश आपको बिहार में प्रभावी नहीं दिख रहा है, जिसका फायदा आपको फाइनली बाद में दिखेगा कि जिसका फायदा किसको मिलता है, बख्तियार खिलजी को, जो कि एक तुर्क शासक है। आप देखेंगे तो 11वीं शताब्दी में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए, एक मिनट, तो आपको दिखेगा कि इधर सेन आ गए। अब रामपाल की मृत्यु के बाद गढ़ वालों ने भी बिहार में शाहाबाद और गया तक विस्तार कर लिया। मीन्स आरा और गया तक गढ़वाल जो शासक हैं उसने भी अपना विस्तार कर लिया। अब देखिए यहां पर आ गए गढ़वाल। गढ़वाल जो है मुख्य तौर पर कन्नौज में इसने अपना शासन स्थापित किया था, उत्तर प्रदेश साइड में। इनको काशी के नरेश के रूप में भी जाना जाता था। साथ ही आप देखेंगे तो लगभग आपको पता चलेगा कि जो ये गढ़वाल शासक हैं, गढ़वाल शासक ने भी बिहार में शाहाबाद और गया तक विस्तार कर लिया। अब देखिए इधर सेन वंश, इधर पाल वंश, इधर प्रतिहार वंश, इधर आपको दिख रहा है गढ़वाल वंश। इन सभी का आपको प्रभाव देखने को ही मिल रहा है।
कि कितना जो है वो समस्या है और कितनी समस्या से आप बिहार जो है वो उस समय जूझ रहा है। तो गढ़वाल वंश भी आया। गढ़वाल वंश के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे दी कि इसके संस्थापक चंद्रदेव हैं। और आपको दिखेगा कि लगभग 11वीं 12वीं सदी में इनका जो है प्रभाव रहता है उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में। गढ़वाल शासकों की जो राजधानी है वो कन्नौज रहती है। बनारस के पास भी इनकी कुछ राजधानी थोड़ी बनाई जाती है, मतलब बनारस के पास भी अपनी राजधानी को लेकर जाते हैं। इनको काशी नरेश के रूप में भी जाना जाता है। आप देखेंगे तो सेन शासकों में कौन कौन आ गया, ये देखिए यहाँ थोड़ा प्रभाव देखिए कौन कौन आया है भाई। एक तो पाल वंश आपको दिख ही रहा था, फिर आपको दिखा प्रतिहार, फिर आपको दिखा सेन वंश, फिर आपको दिख गया गढ़वाल। ठीक है, अब देखिए सब कोई क्या कर रहा है भाई, सब कोई ये सब बिहार के क्षेत्र में ही अपना अधिकार यानी अपनी सत्ता को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद देखेंगे तो सेन शासक जो है, जैसे नाम है इसमें लिखा है विजय सेन, बल्लाल सेन, इन्होंने भी अपनी सत्ता को विस्तार करने का प्रयास किया। तो इनका भी यही काम था। और देखेंगे तो गया के पूर्व तक अपना नियंत्रण कर लिया, मींस गया तक यह पहुंच गए। इसके बाद अराजकता के इसी वातावरण में आप देखिएगा, देखते हैं अलग अलग राजवंशों का उदय है। साथ में आप देखेंगे तो ये सब राजवंश भी भाई हमको वहां अधिकार करना है तो हम आपस में भी लड़ेंगे। इसके अलावा कुछ स्थानीय शासकों का भी उदय हो गया। तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार क्या हुआ, उत्तर बिहार में ढेर सारे राजवंशों का उदय हुआ, आप देख रहे हैं पाल प्रतिहार। दक्षिण बिहार में स्थानीय शासकों का भी उदय हो गया। तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार एक संगठित नहीं रह गया, जिसके कारण आपको क्या मिलेगा, अराजकता के इसी वातावरण में क्या होता है, तो तुर्कों का आक्रमण। इसका फायदा कौन उठाता है, आपका दुश्मन तुर्क। तुर्क कहां से आए हैं, तो ये मंगोलिया, उत्तर पश्चिमी चीन की एक बर्बर जाति है। और ये मंगोलिया तुर्कमेनिस्तान वगैरह से आए हैं। और आप देखेंगे तो ये प्रारंभ में मुसलमान नहीं थे, लेकिन बाद में ये मुसलमान भी बन जाते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि बिहार में प्रथम मुस्लिम कौन था जिसने बिहार में आक्रमण किया, तो वो तुर्क ही थे, क्योंकि ये बाद में मुस्लिम बन जाते हैं, प्रारंभ में यह मुस्लिम नहीं होते हैं। तो आप देखिए तो अराजकता के इस वातावरण में तुर्कों के आक्रमण बिहार में कब होता है, 12वीं शताब्दी के अंत तक आरंभ हो गए। मतलब आपको दिखेगा कि 1197-98 के समय पे बख्तियार खिलजी जो है वो आक्रमण मारता है। और आपको दिखेगा कई तरह के महाविहारों को यह नष्ट करने का प्रयास करता है। बाद में सेन शासकों की जो राजधानी थी नदिया, बंगाल के करीब नदिया है सेन वंश की राजधानी, वहां पर भी यह अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करता है। इस सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र ने मनेर ताम्रपत्र में तुरुस्क दंड नामक कर की बात की है। क्या नाम है कर का, तुरुस्क दंड। तो देखिए तो तुरुस्क दंड नामक कर की बात की गई। तुरुस्क दंड, तुरुस्क दंड नामक कर की बात की गई। और इसमें क्या है, ये किसका कर था, तो आप देखिए तो आपको पता चलेगा यह किसानों से संबंधित एक कर है। किससे संबंधित है, किसानों से संबंधित। ठीक है, किसानों से संबंधित यह कर है। एक मिनट, अगला कहा गया भाई, किसानों से संबंधित ही यह एक कर है। क्लियर है, एक मिनट। अभी तक यहां तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक्चुअली पीडीएफ जो है वो पूरा अपलोड नहीं हुआ था, कभी कभी पीडीएफ पे एरर आ जाता है। तो बस 1 मिनट में ही पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो तुरुस्क दंड नामक जो कर है उसमें क्या है, उसमें आप देखेंगे तो वह किसानों से संबंधित है। और फाइनली जब आप देखिएगा, एक मिनट, चलिए, तो देखिए तो इस कर का संबंध किससे है, इस कर का संबंध तुरुस्क दंड नामक जो कर है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है आपका किसानों से, क्योंकि यह किसानों से प्राप्त किया जाता था। और जो यह कर है इससे जो किसानों से प्राप्त करते थे, और तुर्कों के आक्रमण को रोकने का प्रयास इस पैसे से किया जाता था। आप देखिए तो पाल शासक किस मत के प्रवर्तक हैं, किस मत को फॉलो करते हैं, तो वो बौद्ध मत को फॉलो करते हैं, बौद्ध। ठीक है, बौद्ध मत को वह फॉलो करते हैं और बौद्ध धर्मावलंबी हैं। आप देखेंगे तो उन्होंने बौद्ध शैक्षिक संस्थाओं को प्रश्रय दिया। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है जो बिहार के भागलपुर के समीप है, उसकी स्थापना धर्मपाल ने की। और धर्मपाल ने क्या किया, नालंदा महाविहार को 200 ग्राम अनुदान के रूप में दिया। किसने दिया है, धर्मपाल ने। तो धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को दिया, नालंदा महाविहार को 200 गांव। आप इधर देखिएगा तो देवपाल के बारे में ऑलरेडी बताया था कि नालंदा में विहार के लिए क्या दिया, शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर 5 गांव अनुदान में दिए थे, 5 गांव जो जावा के शासक के अनुरोध पर। और यहां पर धर्मपाल ने 200 गांव दिया। धर्मपाल ने साथ ही साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है। विक्रमशिला, अगर विक्रमशिला की बात आती ही है तो यहां पर एक चीज आप जान जाएंगे कि भाई जो यह उदांतपुरी विश्वविद्यालय है, वो उदांतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के संस्थापक शासक गोपाल ने की थी। तो विक्रमशिला आ गया। अब आ जाइए यहां पर गोपाल में देखेंगे तो इन्होंने क्या की है, उदांतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। उदांतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो ये सभी जो है आपको यहाँ पर यह प्रदर्शित करते हैं कि पाल वंश का बौद्ध धर्म के प्रति कितना झुकाव है और किस प्रकार वो बौद्ध मतावलंबी हैं। हालांकि बाद में आप देखेंगे तो 3 विश्वविद्यालय हो गए, एक यहाँ पर एक 2 विश्वविद्यालय हो गए, एक हो गए विक्रमशिला, एक हो गए उदांतपुरी, हालांकि सोमपुरी भी है। उसके अलावा कौन हो गए, उसके अलावा हो गए आपके नालंदा। तो नालंदा के बारे में तो बता ही दिया था, कुमारगुप्त संस्थापक है। विक्रमशिला के संस्थापक द्वितीय शासक पाल वंश के धर्मपाल हैं। और पाल वंश के संस्थापक शासक गोपाल उदांतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। आप देखेंगे क्योंकि ये संस्थापकों से सवाल पूछता है तो इसको चाहे तो एक बॉक्स में बना करके आप पढ़िए ताकि कंपैरिजन में याद रहे। क्योंकि इस शासक जब ये आपसे कोई भी एक पूछेगा विक्रमशिला का तो वो पाल का गोपाल का भी नाम दे देगा, देवपाल का भी दे देगा, धर्मपाल का भी दे देगा और कुमारगुप्त का भी दे देगा। आप याद किए रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। उदांतपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय का भी गठन पाल वंश में हुआ। उदांतपुरी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। तिब्बत से पाल वंश के घनिष्ठ संबंध थे। बौद्ध विद्वानों में शांत रक्षित, क्या नाम है, शांत रक्षित और अतीश दीपंकर, शांत रक्षित और अतीश दीपंकर इस काल में कहाँ है, इस काल में तिब्बत आए हैं। अतीश दीपंकर इस काल में तिब्बत आए हैं। ठीक है, बख्तियार खिलजी के अभियानों के बाद भी आप देखेंगे बख्तियार खिलजी जब अभियान करता है, इस पे आएंगे कि क्या अभियान करता है वो। इस अभियानों के बाद में यहां पर थोड़ा सा बता दूं कि बख्तियार खिलजी जब अभियान करता है, तुर्क शासक है, बख्तियार खिलजी जब अभियान करता है तो आपको पता चलेगा कि इस अभियान में भी क्या हुआ है, नालंदा और उदांतपुरी महाविहार को नष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी आपको दिखेगा कि शिक्षा प्राप्ति के लिए धर्म स्वामिन तिब्बत से बिहार आता है। तो आप सोच सकते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रति लोगों का रुझान भी कैसा था और तिब्बत से बिहार के संबंध भी मैत्रीपूर्ण रहे थे। ठीक है, इसके अलावा बता ही दिया कि दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भी आप देखेंगे तो संबंध बढ़िया रहे। जो जो देवपाल से नालंदा में एक बिहार बनाने के लिए क्या किया, 5 गांव अनुदान के रूप में ले लिया। शैलेंद्र वंशीय शासक, जावा के शासक
बालपुत्र देव ने। उसके बाद इसी में लिखा है कि देवपाल ने उसके लिए आर्थिक अनुदान भी दिए। तो इसी से समझ में आता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों के साथ भी व्यापारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे हैं पाल वंश के। गौतम बुद्ध तथा हिंदू देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमा चमकीले काले पत्थर में बनाई गई है। जब ये आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे कि चमकीले काले पत्थर में आपको दिखेगा तो गौतम बुद्ध और साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं की भी प्रतिमा बनाई गई है। और इसके साथ आपको दिखेगा कि कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में भी, कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण का भी जो में भी क्या है, पाल युग सर्वश्रेष्ठ था। पाल युग सर्वश्रेष्ठ था। क्लियर है? क्लियर है? जी ठीक है, पेज नंबर लिख दिया जाएगा। चलिए, पेज नंबर ये कौन सा है? पेज नंबर ये यहाँ टॉप पे लिख दे रहे हैं, पेज नंबर 17। अब पता नहीं आगे पीछे होगा। टॉपिक है अब मिथिला के कर्नाट वंश। तो मिथिला के क्षेत्र में इन कर्नाट वंशों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो बिहार में जिस समय तुर्क के सैनिक अभियानों की पृष्ठभूमि बन रही थी, तुर्क के सैनिक अभियान मतलब तुर्क जब बिहार पर लग रहा था कि अब आक्रमण कर देंगे, उस समय इस क्षेत्र में क्या थी? राजनीतिक अस्थिरता थी। 11वीं शताब्दी के अंत तक पालों की सत्ता बिहार में पतनशील हो गई। आपने देखा कि देवपाल के बाद बस महिपाल एक बार आता है, वही पाल वंश का पुनरोदय करता है, लेकिन उसके बाद के जो भी शासक हैं वो कमजोर थे। तो पाल वंश की सत्ता भी धीरे धीरे पतनशील अवस्था में आ गई। रामपाल के शासनकाल में, रामपाल ये पाल वंशीय शासनकाल है, तिरहुत में आप ये तिरहुत का क्षेत्र देखेंगे, वहां पर कर्नाट राज्य का उदय हुआ। तो बिहार के तिरहुत में रामपाल, इधर पाल वंश का है शासक रामपाल, लेकिन क्या है, लेकिन कमजोर शासक है। उसी के शासनकाल में 1097-98 में देखेंगे तो मिथिला के कर्नाट वंश का उदय होता है। और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं नान्यदेव। इसके संस्थापक का नाम क्या है? नान्यदेव। किसके भाई? मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक का नाम। और नान्यदेव की जो चर्चा है एक महान शासक के रूप में होती है। आप देखिए तो नान्यदेव के बाद कौन आता है? इसका पुत्र है, उसका नाम क्या है? गंगदेव। गंगदेव। गंगदेव, इनकी राजधानी कहाँ है? इनकी राजधानी सिमरावगढ़ में है। सिमरावगढ़ कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ये सभी बातें लिखी हुई है। तो मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ पड़ती है? मिथिला के कर्नाट वंशों के शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ है, जो अब कहाँ है? अब नेपाल तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए इधर आपको दिख रहा है कि पाल वंश भी है, हालांकि पतनाशील अवस्था में है। इधर सीन वंश है, जिनका बिहार पर भी प्रभाव था, बंगाल में तो प्रभाव था ही, बंगाल में नदिया जिनकी राजधानी भी हुआ करती थी। इधर आप देखेंगे तो कर्नाट वंशीय शासक हैं, किधर? मिथिला के क्षेत्र में, तिरहुत के क्षेत्र में। तो आपको दिख रहा है कि पाल वंश है, इधर सेन वंश का आक्रमण है लगातार, इधर तिरहुत के क्षेत्र में मिथिला के कर्नाट वंश हैं। और आप देखिएगा तो सेन वंश के जो शासक हैं उनका जो जो संघर्ष है, तीन वंश के शासकों का संघर्ष आपको कर्नाट वंश के शासकों के साथ दिखेगा, जिसमें आप कर्नाट वंश के एक शासक हैं नरसिंह देव, उसके साथ बंगाल के सेन शासकों का संघर्ष आपको दिखेगा। ठीक है, अब देखिएगा तो इसी कारण नरसिंह देव द्वारा क्या किया गया? तुर्कों के साथ सहयोग किया गया। जब आपसे ही में ही लड़ रहे हैं तो भाई नरसिंह देव सहयोग मांगता है, किसका? तुर्कों का, और तुर्कों का वो सहयोग करता भी है। ठीक है, जब बख्तियार खिलजी के अभियान बिहार के क्षेत्र में हुए तब भी देखिएगा नरसिंह देव ने क्या किया? उसे नजराना और भेंट राशि देकर क्या किया? संतुष्ट किया। अब देखिए क्या यहां पर गेम है, एक तो भाई सेन शासकों का जो है वो आक्रमण हो रहा है, तो अब सेन शासकों का आक्रमण है, इधर नरसिंह देव है मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक, इनको लग रहा है कि तुर्कों के साथ ही सहयोग करना अभी उचित रहेगा। जब आपका
बुद्धि भ्रष्ट होता है तो आप इसी तरीके का काम करते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने काम किया, उसने अपनी प्रतिभा को न दिखाते हुए तुर्क शासकों के साथ सहयोग किया। और देखिएगा तो तुर्क शासक बख्तियार खिलजी का अभियान जब बिहार के क्षेत्र में होता है तब भी उसको क्या दे रहा है, गिफ्ट आइटम दे रहा है, ठीक है, नजराना भेंट कर रहा है, भेंट राशि देकर संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है। नरसिंह देव का क्षेत्र तिरहुत और दरभंगा के इलाके में फैला हुआ था। अब देखिएगा तो 13वीं शताब्दी में बिहार के जो तुर्क प्रांतपति हैं उनके द्वारा लगातार तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण किए गए, अभियान किए गए, ठीक है। अब देखिए नरसिंह देव सहयोग करता है, लेकिन आपको पता है कि तुर्क शासक सहयोग लिए और फिर भाई हमको जो करना है वही हम करेंगे। तिरहुत के क्षेत्र का जो शासक है उस समय का नरसिंह देव, यह सहयोग तो करता है, लेकिन बाद में 13वीं शताब्दी के राउंड में क्या होता है, तो तुर्क जो वहां के प्रांतपति हैं, जो क्षेत्र के तुर्क के प्रांतपति हैं बिहार में, वो क्या करते हैं, वो आपको दिखेगा तो रेगुलर तिरहुत क्षेत्र पर सैनिक अभियान किए हुए हैं। और जो समकालीन तिब्बत यात्री है, क्या नाम है, धर्मस्वामिन, आपको पता है कि बख्तियार खिलजी के अभियान के बाद भी धर्मस्वामिन नालंदा आता है, यह आपको बताया था मैंने अभी। तो समकालीन तिब्बत यात्री धर्मस्वामिन ने इस क्षेत्र में तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के असफल अभियान की चर्चा की है। अब देखिए तो उस समय मैंने आपको बताया कि 13वीं शताब्दी में चूंकि क्या हुआ, 13वीं शताब्दी में तुर्क प्रांतपतियों का अभियान हो रहा है तिरहुत और दरभंगा के क्षेत्र में, और उसमें जो सेनापति है उसका नाम क्या है, तुगरिल तुगन। और जो उस समय शासक है, शासक कहाँ का होगा, मिथिला के कर्नाट वंश का, वो कौन है, राम सिंह देव, राम सिंह देव। लेकिन ये क्या बताते हैं धर्मस्वामिन जो तिब्बत के यात्री हैं कि ये असफल अभियान था, किनका, इनका तुर्कों का, यह एक असफल अभियान था। क्लियर है। बाद में देखिएगा तो कर्नाटक शासकों के साथ दिल्ली के सुल्तानों का संपर्क बना रहा। सामान्यतः दिल्ली सल्तनत के प्रांतपति जो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में नियुक्त होते थे वो क्या है, आपको पता है कि इधर दिल्ली सल्तनत भी आ गया। कब आया है, दिल्ली सल्तनत में आपको दिखेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद इल्तुतमिश है। तो 1206 से 10 में कुतुबुद्दीन ऐबक आ गए, 1211 से 36 में इल्तुतमिश है। तो इधर दिल्ली सल्तनत भी आपको दिख रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी है। तो दिल्ली कर्नाट शासकों के साथ दिल्ली के सुल्तानों का संपर्क निरंतर बना रहा है। और सामान्यतः दिल्ली सल्तनत के प्रांतपति मतलब जो प्रमुख होते हैं प्रांत के, जो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में नियुक्त थे, कर्नाट शासकों से नजराना प्राप्त करते थे। इधर तो तुर्कों के साथ उनके संबंध बने ही रहे, उनको भी नजराना दिया ही बख्तियार खिलजी को अभियान के समय। और इधर देखेंगे तो इधर आपको दिखेगा कि दिल्ली सल्तनत के प्रांतपतियों को भी ये लोग नजराना भेंट देते ही रहते थे, ठीक है। इस क्षेत्र की विजय अंततः मींस कर्नाट क्षेत्र, मिथिला के कर्नाट शासक, कर्नाट क्षेत्र नहीं, मिथिला का क्षेत्र, तिरहुत का क्षेत्र, इस क्षेत्र में आप देखेंगे अंततः विजय ग्यासुद्दीन तुगलक के का कब होता है, ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है। बंगाल उनका जो अभियान था उससे लौटते समय, जब वो बंगाल अभियान से लौट रहे थे तो तुगलक वंशीय शासक ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये तिरहुत और दरभंगा के क्षेत्र पर अधिकार किया जाता है। और इस समय कौन है शासक, इस समय जब यह अधिकार होता है उस समय कर्नाट वंश का शासक कौन है, हरि सिंह देव। क्या नाम है, हरि सिंह देव, ठीक। तो एक नरसिंह देव था जो बख्तियार खिलजी को नजराना दे रहा है, एक हरि सिंह देव है जो फाइनली ग्यासुद्दीन तुगलक के सामने हार जाता है और आक्रमण का वो तुर्क सेना के आक्रमण का वह सामना न कर सका और कहां भाग गया, नेपाल की तराई क्षेत्रों में। तो आक्रमण का सामना भी वह न कर सका। हालांकि उसने, आप देखेंगे तो उसने क्या किया है, एक समाज सुधारक के रूप में हालांकि हरि सिंह देव ने काम अवश्य किया है। पंजी व्यवस्था का स्टार्टिंग किया हरि सिंह देव ने। हरि सिंह देव का आपको शासनकाल दिखेगा 1279 से 1335। एक महान समाज सुधारक के रूप में काम तो अवश्य किया, लेकिन ग्यासुद्दीन तुगलक के सामने ये खड़ा भी नहीं हुआ, पलायन पहले ही कर गया, नेपाल के तराई इलाकों में यह भाग गया। तो यह है, इसने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की। पंजी प्रबंध जिसको कहा जाता है, पंजी प्रबंध क्या है भाई, पंजी प्रबंध में क्या है कि भाई लोगों का डिटेल रखा जाता है, रजिस्ट्रेशन रखा जाता है,
उनके बारे में, उनका कुल वंश सब का एक डिटेल टाइप का बनाया गया। तो एक पंजी प्रबंध व्यवस्था का जो शुरुआत है वो हरि सिंह देव के द्वारा की गई। तो यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए, इसके बाद में देखिए बिहार में तुर्क शासन। तो बिहार में तुर्क शासन की स्थापना से संबंधित कुछ बातों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए हुआ क्या है, तो 12वीं और 13वीं शताब्दी के मोड़ पर क्या है, तुर्क आक्रमण के समय बिहार एक संगठित राजनीतिक इकाई नहीं था, आपको पता ही है। इधर कर्नाट वंश के शासक, इधर पाल वंश, इधर सेन वंश। तो आपको दिख रहा है कि एक संगठित इकाई के रूप में नहीं है, एक संगठन में शक्ति होती है, तो यहाँ संगठन तो है ही नहीं। कुछ स्थानीय शासक भी हैं दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में, तो उसके कारण क्या है कि यहाँ पर एक संगठित राजनीतिक इकाई नहीं थी। उसके बाद देखेंगे उत्तर बिहार का जो अधिकांश भाग है उस समय मिथिला के कर्नाट शासकों के अधीन, मध्य बिहार विभिन्न छोटे छोटे शासकों के अधीन था। अब देखिए तो इसका फायदा कौन उठाता है, बिहार में तुर्क सत्ता को स्थापित करने का फायदा कौन उठाता है? हम लोग कहते हैं कि उसका श्रेय श्रेय नहीं है। हम लोग जब संगठित थे ही नहीं तो भाई श्रेय थोड़े है। श्रेय तब मिलता जब संगठित होने के बाद भी वो हम पर आक्रमण करके और हमारे क्षेत्र पर अधिकार जमाता, लेकिन वह श्रेय नहीं बोलेंगे। श्रेय ऐसे लिखा जाता है लेकिन यह श्रेय नहीं है, यह हम लोगों की ही कमी थी जिसके कारण बिहार के क्षेत्र पर तुर्क सत्ता स्थापित हुई। और तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है? बख्तियार खिलजी को जाता है। और यह बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हसमुद्दीन का सहायक था। यह मलिक हसमुद्दीन का सहायक है जो बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति थे उनका। ठीक है, अब देखेंगे तो उसने 12वीं और 13वीं शताब्दी के मोड़ पर बिहार में कर्मनासा नदी, बिहार यूपी के बॉर्डर से यह क्या करता है, कर्मनासा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान करता है। आप देखेंगे तो यह बिहार और यूपी के इर्द गिर्द बहती है कर्मनासा नदी, और वहां से आप देखेंगे तो वहां से यह अभियान करने का प्रयास करता है। कौन? बख्तियार खिलजी। और फाइनली ये आप तो पता ही है कि ये क्या करता है, ये तुर्क जो सत्ता है उसका वास्तविक संस्थापक तो ये बन ही जाता है और बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कर ही लेता है। क्लियर है? ठीक है, तो कर्मनासा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान करता है। कर्मनासा नदी कहां से निकलती है आप लोग को पता है? कर्मनासा नदी कहां से ओरिजिनेट करती है? बिहार के कैमूर जिले से। देखेंगे एक बार मैप में दिखा दूं तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। बिहार के कैमूर जिले से कर्मनासा नदी ओरिजिनेट करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा वाले इलाके में ये फ्लो भी करती है। तो यह देखिए यहां से, इस भाग से, तो यहां देखिए कैमूर है इस भाग से, और कह रहा है कि इसके पूर्वी भाग, मतलब पूर्वी मतलब बिहार, बिहार का इलाका, इस क्षेत्र में क्या करने का प्रयास करता है? इस क्षेत्र में पूर्वी भाग जो आपको इधर वाला दिख रहा होगा, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला, इस क्षेत्र में ये मान लो कर्मनासा नदी है, तो इस क्षेत्र के पूर्वी भाग से आपको दिखेगा, तो वो पूर्वी भाग में अपना सफल अभियान करने का प्रयास करता है। कौन? बख्तियार खिलजी। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर रहा था तो उस समय बिहार का शासक कौन है? तो देखेंगे तो जब बख्तियार खिलजी आक्रमण कर रहा है तो उस समय जो बिहार का शासक है, पाल वंश का जो शासक है वो कौन है? इंद्रप्रद्युम्न पाल। क्या नाम है उसका? इंद्रप्रद्युम्न पाल। कहीं तो लिखा है इंद्रप्रद्युम्न पाल। ठीक है, और बिहार की पहली महत्वपूर्ण सफलता उसकी कौन है? ओदांतपुरी। ओदांतपुरी महाविहार जो कि बिहार शरीफ में है, नालंदा में है, उसकी विजय। तो सबसे पहला सफल अभियान अगर कहा जाए बख्तियार खिलजी का तो कौन सा माना जाएगा? ओदांतपुरी। ओदांतपुरी महाविहार, या फिर आप कहेंगे उदांतपुरी पर विजय। उदांतपुरी कहाँ है? नालंदा में। संस्थापक गोपाल थे इसके। इस पर विजय बख्तियार खिलजी की पहली सफलता मानी जाती है।
और लगभग यह 1198 ईस्वी में पूरी होती है। तो पाल वंश के शासक हैं इंद्रप्रद्युम्न पाल। आपको पता है सेन वंश के भी शासक थे। सेन वंश के शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन। उस टाइम पाल वंश का जो प्रभाव था, पाल वंश के जो शासक थे बिहार में, वो इंद्रप्रद्युम्न पाल हैं, और सेन वंश के शासक हैं लक्ष्मण सेन। अब आप देखिएगा, तो यहां पर अभियान कंप्लीट करने के बाद, नालंदा विश्वविद्यालय में अभियान कंप्लीट करने के बाद ये कहा जाता है, यह 1204 में नदिया, नदिया कहाँ है? बंगाल पर, बंगाल पर चढ़ाई करता है। तो 1198 में यहां पर आक्रमण करने के बाद, नालंदा महाविहार और उदानपुरी महाविहार को तहस नहस कर देने के बाद यह किधर चढ़ाई करने का प्रयास करता है? तो 1203-4 में यह बंगाल पर चढ़ाई करता है। बंगाल में भी एक नदिया का इलाका है, वहां पर चढ़ाई करता है। और नदिया किसकी राजधानी थी? जो उस समय सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन थे। मैंने बताया जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हो रहा था तो उस समय पाल वंश के शासक इंद्रप्रद्युम्न पाल हैं, सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन हैं। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी बंगाल में नदिया में है। वहां पर वो अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करता है और नदिया पर सफल अभियान करता है। हालांकि आप देखेंगे तो उसे किसी विरोध का सामना करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि लक्ष्मण सेन उससे भयभीत होकर बिना युद्ध किए ही भाग गया। और फाइनली आप देखेंगे तो नदिया इलाके में जो लक्ष्मण सेन का साम्राज्य था, उस इलाके में भी बख्तियार खिलजी की का प्रभाव बन जाता है, प्रभाव जम जाता है। और उसके बाद वह अपनी राजधानी नदिया के पास ही है, लखनौती। तो बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहां बनाई है? लखनौती, जिसको कहा जाता है क्या है नाम? लक्ष्मण वटी। लक्ष्मण वटी में बनाया। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद देखेंगे तो उसने यहां पर थोड़ा ऐबक की बात आ रही है। तो ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप में स्वीकार की, लेकिन और ऐबक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत, मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत का प्रभाव है 1204 से 1210 तक, और 1204 में ही यह अभियान होता है। तो फाइनली देखेंगे तो बख्तियार खिलजी ने ऐबक की अधीनता स्वीकार की, लेकिन मृत्यु तक वह इस क्षेत्र का शासक बना ही रहता है। और इसकी मृत्यु के उपरांत संभवतः ऐबक द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि बिहार पर नियंत्रण बनाए रखना दिल्ली के सुल्तानों के लिए काफी कठिन हुआ। बिहार के पूर्व क्षेत्र में बंगाल का क्षेत्र था, और भौगोलिक कारण से बिहार और बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां एक जैसी थी। अब बगले में है तो ज्योग्राफिकल कंडीशन भी सेम था, काफी डिस्टेंस है दिल्ली से। अब कोई अटैक होगा, अब दिल्ली से आएंगे तब तो उसका उसका जो है संभालेंगे, फ्लाइट थोड़े है। तो संभव नहीं था कि भाई अब बंगाल और बिहार के क्षेत्र में दिल्ली से नियंत्रण बनाया जा सके। तो इसके लिए चाहे तो योग्य प्रांतपति की आवश्यकता थी, प्रांत के प्रमुख की आवश्यकता थी, जो दिल्ली सल्तनत के अधीन होता। लेकिन स्टार्टिंग में इनके लिए काफी मुसीबत पड़ रहा था दिल्ली के सुल्तानों के लिए। ठीक, तो यहां पर दिल्ली के सुल्तानों के लिए मुश्किल हो रहा था बंगाल बिहार के क्षेत्र में शासन करना। एक तो दूरी है, आवागमन की थोड़ी समस्या है, स्थानीय सामंत, स्थानीय शासकों की महत्वाकांक्षा है। ये सब ऐसी चीजें थी जिसके कारण आपको देखेंगे तो मुश्किल था दिल्ली सल्तनत का बंगाल बिहार इन सब क्षेत्र पर प्रभाव बनाना। ठीक है, आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कि अंततः बिहार का क्षेत्र दिल्ली और बंगाल के सुल्तानों के बीच एक अखाड़ा बना रहता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का जो इलाका है वहां पर भी अब कुछ कुछ शासक उभर जाते हैं। बंगाल में भी अलगाववादी भावना विकसित होती है। बंगाल में स्वतंत्र राज्यों का निर्माण कई बार हुआ, और बंगाल के शासक भी क्या हैं? बिहार पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बंगाल और बिहार, मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत के लिए मुश्किल था। इधर बंगाल में अलगाववादी भावना हुई कि हम अलग होंगे, और बंगाल स्वतंत्र होना चाहता था, और कई बार स्वतंत्र आप देखेंगे तो राज्यों का निर्माण भी हुआ।
शासक हुए और शासक चाहते थे कि हम बिहार पर भी कब्जा कर लें। दिल्ली सल्तनत का प्रभाव बन नहीं रहा था, दिल्ली सल्तनत चाहता था कि बिहार पर उसका प्रभाव हो, इधर बंगाल के शासक चाहते थे कि मेरा प्रभाव हो। इस बीच के कारण क्या हुआ, बंगाल और बिहार की, बंगाल और जो ये हैं दिल्ली सल्तनत, इसके बीच का जो अखाड़ा बन गया, लड़ाई का अखाड़ा बन गया, कौन सा क्षेत्र, अपना बिहार का इलाका। ठीक है, यहां पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इल्तुतमिश जो 1211 से 1236 का दिल्ली सल्तनत का शासक है, इल्तुतमिश बिहार में सैनिक अभियान करने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान था। यह फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अब क्या है, उस समय बंगाल के शासकों का भी प्रभुत्व हो जाता था बिहार के क्षेत्र में। तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि बंगाल के शासक हिसामुद्दीन एवज को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी इस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाने में असफल रहे थे। मींस इल्तुतमिश के बाद जो आए वो असफल रहे। हालांकि इल्तुतमिश आप देखेंगे तो इल्तुतमिश ने बिहार के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमाने का पूरा प्रयास किया और दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला आप देखेंगे तो इल्तुतमिश बिहार को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शामिल करने वाला पहला शासक माना जा सकता है। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लाने वाला बिहार कौन लाया, इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत के अंदर। क्लियर है। और उसने बंगाल के शासक हिसामुद्दीन एवज को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था। अब देखेंगे तो बलबन ने पुनः इस क्षेत्र में अभियान किए जब उसने तुगरिल के विद्रोह का दमन किया। हालांकि अब इसमें वही सब बातें हैं कि दिल्ली सल्तनत का कोई भी शासक उस तरह से प्रभावी नहीं रहा, मतलब स्पेशली जो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी हैं, बाद में तो गयासुद्दीन तुगलक वगैरह आते ही हैं। आप देखेंगे तो तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ है। पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन बिहार को लाने वाला शासक इल्तुतमिश है, लेकिन जिसको कहा जाता है इल्तुतमिश के बाद उसका उत्तराधिकारी है, सब बेकार है। उसके बाद आता है तुगलक काल। अब तुगलक काल में आप देखेंगे तो तुगलक काल में आपको देखने को मिलेगा कि जो बिहार का इलाका है उस पे वर्चस्व, निर्णायक वर्चस्व तुगलक काल में ही स्थापित होता है। आपने अभी देखा कि मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक को जो हरि सिंह देव हैं उसको गयासुद्दीन तुगलक 1324-25 के समय बंगाल अभियान से लौटते समय क्या करते हैं, उसको पराजित करते हैं और तिरहुत के क्षेत्र पर, दरभंगा के क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो तिरहुत का क्षेत्र को तुगलक साम्राज्य में मिला लिया गया और उसे तुगलकपुर का नया नाम दिया गया। तो तुगलकपुर जो नाम है वो तिरहुत के क्षेत्र का ही है, जब तिरहुत को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। मोहम्मद बिन तुगलक, अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखिएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, हालांकि आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी क्या हुआ, हरि सिंह देव के विरुद्ध अभियान करके उसको फाइनली पहाड़ियों में शरण लेने पर बाध्य कर दिया। तो जो भी बचा कुचा काम था गयासुद्दीन तुगलक का, उसको मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने पूरा कर दिया और वह फाइनली हरि सिंह देव पहाड़ियों पर शरण लेता है। तिरहुत का क्षेत्र तुगलक साम्राज्य में मिला लिया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होता है तिरहुत का क्षेत्र, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने तो अपना आधा काम कर दिया था, लेकिन फाइनली जो उसको शामिल किया जाता है तिरहुत के क्षेत्र को, वो किया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। और इस क्षेत्र का नाम क्या कर दिया गया, तुगलकपुर। तुगलकपुर को इस क्षेत्र का नाम कर दिया गया। और देखिए इसके अलावा आपको दिखेगा तो इस सुल्तान ने दरभंगा में एक दुर्ग बनवाया, एक किले का निर्माण करवाया और जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया। उस समय के सूफी संत हजरत सैफुद्दीन याहिया मनेरी के मलफुजात, मलफुजात मतलब युक्तियों का संकलन, जो बोला गया है उसका संकलन, और मनाकिबुल असाफिया जैसी रचनाओं से तुगलक काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब चीजें हैं, ये थोड़ा सा फैक्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद है एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। वह भी अपने बंगाल अभियान के बाद आप देखेंगे तो उसके बाद बिहार आता है बंगाल अभियान के क्रम में, और
उसकी सेना संभवतः झारखंड क्षेत्र से बंगाल की ओर बढ़ी थी। मतलब उस समय तो ये बिहार का ही पार्ट पार्ट है। तो बिहार जो बंगाल अभियान के समय ये दिल्ली सल्तनत का शासक फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंशीय शासक बंगाल अभियान करना चाहता है, और उस बंगाल अभियान के दौरान वो बिहार से गुजरता है, क्योंकि उस समय झारखंड बिहार का ही इलाका होगा। सीरते फिरोज शाही में सुल्तान द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट करने की चर्चा भी मिलती है। तो ये फिरोज शाह जो संत शेख अहमद चिरमपोश हैं, उनसे भी भेंट करने की चर्चा मिलती है। और आपको ये भी दिखेगा कि राजगीर के कुछ जैन मंदिरों को भी फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने उन्हें अनुदान दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने अनुदान दिया था। क्लियर है? तुगलक काल में आपसे पूछ सकता है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ है। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ है। हालांकि इम्तियाज अहमद सर की पुस्तक में ये नहीं लिखा है कि बख्तियार खिलजी की मृत्यु कहाँ हुई। तो बख्तियार खिलजी की जो मृत्यु है वो, और मृत्यु के बाद जो उसका शव है वो दफनाया गया बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में। बख्तियार खिलजी ने बख्तियारपुर की स्थापना की। बख्तियारपुर आप देखते ही होंगे, बाढ़ बख्तियारपुर का जो इलाका है, बख्तियारपुर का जो क्षेत्र है, उसकी भी स्थापना बख्तियार खिलजी तुर्क शासक के द्वारा ही की गई थी। ठीक है। तुगलक काल में ही माना जाता है कि इस राज्य और इसकी तात्कालिक राजधानी का नाम बिहार इसी काल में पड़ा था। इसी काल में यह पड़ा था। चला जाए तो ये था आज का हमारा। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और इसके आगे हम लोग बिहार में अफगान प्रभुत्व पढ़ेंगे। जो भी तुगलक काल में लिखा है कि बिहार के प्रशासकों में महत्वपूर्ण मलिक इब्राहिम है, जिनको मलिक बयां के नाम से जाना जाता है। इसको स्टार्ट करेंगे थोड़ा बैकग्राउंड देकर। कल या परसों इसको स्टार्ट करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू अन अकेडमी। अन अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का स्वागत है। इम्तियाज अहमद सर की मिडिवल हिस्ट्री पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और यह मिडिवल हिस्ट्री का हमारा पार्ट 2 है। कल क्लास नहीं हो पाई थी कुछ कारणोंवश, तो आज पार्ट 2 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमने इसमें क्या पढ़ा था देखिएगा। तो बिहार में अफगान प्रभुत्व हम लोगों को पढ़ना था। इसके पहले का जो भी टॉपिक था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो बिहार में अफगान प्रभुत्व से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ये पेज नंबर कितने में है बिहार में अफगान प्रभुत्व, ये तो बुक से बताना पड़ेगा, ताकि किसी का जो अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो वो उनको पता चल जाए। तो ये पेज नंबर है पेज नंबर 20। ये पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 20। ठीक है, पेज नंबर 20। इम्तियाज अहमद सर की पुस्तक में। तो बिहार में अफगान प्रभुत्व, ठीक है। 1398-99 में आपको पता है कि तैमूरों का आक्रमण हुआ, और तैमूर के आक्रमण के फलस्वरूप जो तुगलक साम्राज्य था उसका विघटन हुआ। ठीक है। बिहार का क्षेत्र अपने पश्चिम में संगठित जो जौनपुर राज्य था यूपी का, उसका एक अंग बन गया। बक्सर और दरभंगा तक जौनपुर के राज्य का विस्तार हुआ। तो जौनपुर राज्य का बिहार एक अंग बन चुका था। मैं मैप अगर दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि बिहार का जो पश्चिमी छोर है वो वहां पर है जौनपुर, उत्तर प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश में, और उसका अंग जो है वो बिहार बन गया था। बक्सर दरभंगा तक आपको दिखेगा कि जौनपुर का प्रभाव है, बक्सर दरभंगा तक। तो आपको दिखेगा कि बक्सर दरभंगा, यहां देखिए, यहां पर है, इस इलाके में क्या है, यहां पे
यहां पे है आपका बक्सर, इधर यूपी है, इधर जौनपुर का राज्य था, और इसके प्रभाव में आ गया बक्सर का भी इलाका, और इधर दरभंगा आपको दिख रहा है यहां पर। तो ये सब क्षेत्र जो है वो आप समझेंगे तो बिहार का कुछ आंशिक क्षेत्र किसके हिस्से में आ गया या किसके प्रभुत्व में आ गया, तो वो है जौनपुर के प्रभुत्व में, जौनपुर के शासकों के प्रभुत्व में आ गया। जौनपुर के सरकी शासक और बंगाल के हुसैन शाही शासकों के बीच इन बिहार के क्षेत्रों के लिए लंबा संघर्ष हुआ, जो आगे चलकर आपको दिखेगा जौनपुर पर दिल्ली की विजय के बाद, और बंगाल के शासकों के बीच भी, दिल्ली और बंगाल के शासकों के बीच भी चलता रहा। तो ये उतना महत्वपूर्ण बात नहीं है अगर बिहार के इतिहास के दृष्टिकोण से देखेंगे। हालांकि यह बस जानने के दृष्टिकोण से सही है कि यहां पर क्या हो रहा था। यहां पर देख रहे हैं आप, तो जौनपुर के सरकी शासक और बंगाल के हुसैन शाही शासक, तो सरकी शासक और इधर है बंगाल के हुसैन शाही शासक, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। क्यों भाई? इसलिए ताकि क्या किया जाए, ताकि बिहार के क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाया जाए। ठीक है, बिहार के क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाया जाए। और इसके बाद आप देखेंगे तो सिकंदर लोदी, लोदी वंश आप जानते होंगे, जब आप पढ़ते होंगे दिल्ली सल्तनत तो उसमें लोदी भी पढ़ते होंगे। तो लोदी के बिहार शरीफ अभिलेख से आपको पता चलता है कि 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर उसने दरिया खान नुहानी, क्या नाम है, दरिया खान नुहानी, इसको क्या बनाया, इसने इसको बिहार का प्रशासक नियुक्त किया है। इसका नाम याद रखिएगा, दरिया खान नुहानी का, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट नाम भी है। तो हुसैन शाह सरकी, जो सरकी शासक है, आपको पता है कि जौनपुर के सरकी शासक, इसको पराजित किया गया किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के अभिलेख से पता होता है कि 1495-96 में उसने किसको पराजित किया है भाई? हुसैन शाह सरकी को, जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह सरकी को। और उसके बाद बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया? बिहार का प्रशासक नियुक्त किया उसने दरिया खान नुहानी को, ये नाम याद रखिएगा। और अंततः सिकंदर लोदी ने 1504 के आसपास बंगाल के साथ संधि कर मुंगेर के क्षेत्र को बंगाल और बिहार के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया। तो उस समय का जो अगर आप मैप देखिएगा तो क्या हुआ कि जो मुंगेर का एरिया था, ये वाला जो एरिया था, ये बंगाल और बिहार का क्या बन गया? एक सीमावर्ती इलाका बन गया, सीमा वाला क्षेत्र बन गया। यही बोल रहा है यहां पर। अब चूंकि नुहानी शासक दरिया खान नुहानी का को इन्होंने क्या बनाया था बिहार में प्रशासक, तो ऑब्वियसली बात है कि जब बिहार में वो प्रशासक बनेंगे, धीरे धीरे क्या हुआ, कालांतर में लोदी शासकों के शासनकाल में नुहानी शासक यहाँ पर काफी समृद्ध होते चले गए, इनकी स्थिति काफी मजबूत होते चली गई, सुदृढ़ होते चली गई। जिसके बाद आपको दिखेगा कि इस क्षेत्र के गवर्नर, जो बिहार क्षेत्र के गवर्नर थे, दरिया खान नुहानी से इब्राहिम लोदी के संबंध अच्छे नहीं थे। नुहानी शासक की स्थिति बिहार में मजबूत थी, लेकिन उनके संबंध इब्राहिम लोदी के साथ अच्छे नहीं थे, और वह एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण के लिए विचार कर रहा था, परंतु 1523 में उसकी मृत्यु ही हो गई। तो 1523 में मृत्यु ही हो गई किसकी भाई? आपकी दरिया खान नुहानी की। 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार के बाद आप देखेंगे दिल्ली और आगरा पर मुगलों का अधिकार हो गया। तो इब्राहिम लोदी हार गए 1526 में पानीपत की लड़ाई में। 1526 में उधर कौन है? बाबर है, 1526 से 1530 तक। तो उसमें क्या हुआ, इसमें मुगलों का अधिकार हो गया, क्योंकि इब्राहिम लोदी हार गया तो दिल्ली और आगरा के इलाके पर मुगलों का अधिकार हो गया। बिहार में सुल्तान कौन आया? अब बिहार में सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी, क्योंकि दरिया खान नुहानी आपको पता है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहता था। इब्राहिम लोदी के साथ उसके संबंध भी अच्छे नहीं थे, लेकिन वह फाइनली 1523 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इब्राहिम लोदी
मैच अपना हार भी जाता है, संघर्ष हार भी जाता है, पानीपत का बैटल। और दिल्ली और आगरा के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार भी हो जाता है। बिहार में उस समय मजबूत कौन रहता है? सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी। यह कौन था सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी? यह जो दरिया खां नुहानी है, जिसको सिकंदर लोदी ने हुसैन शासक सरकी को पराजित करने के बाद, मतलब जौनपुर के शासक सरकी शासक को पराजित करने के बाद जिसको प्रशासक नियुक्त किया था, दरिया खान नुहानी। दरिया खान नुहानी का कौन है? ये सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी उसका बेटा है। और उसका निजी नाम क्या था? याद रखना है, सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी का जो हम लोग बोलते हैं ना निकनेम, वो क्या था? बहार खान। बहार खान, बहार खान, ये याद रखिएगा। बहार खान बोलता है, फिर कभी कभी आपको बहार खान भी दिखेगा, बहार खान। ठीक है। और यहां पर देखिएगा तो उसके साथ मतलब बहुत थे नुहानी, और फरमूली कबीले के प्रमुख ने उसका जो है वो सहयोग भी किया मुगलों के साथ। हालांकि आप देखेंगे तो इनका आरंभिक वर्ष में संघर्ष भी हुआ और इन्होंने पश्चिम की दिशा में विस्तार के प्रयास किए। ठीक है। तो मुगलों के साथ भी इसका जो संघर्ष होता है, मोहम्मद शाह नुहानी इसने क्या किया था? बहार खान ने बेसिकली मोहम्मद शाह नुहानी की उपाधि, मोहम्मद शाह की उपाधि इसने धारण कर ली थी। इसका संघर्ष भी हुआ मुगलों के साथ, लेकिन फाइनली देखेंगे तो बाबर ने इसके लिए अफगानों के विरुद्ध किसको आदेश दिया? अफगानों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हुमायूं। हुमायूं बाबर के बाद आता है 1530 से 40, फिर बीच में गैप है 1555 से 56। गैप कैसे है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो हुमायूं को आदेश दिया था। क्यों भाई? ऐसा तो कुछ किया होगा इसने। तो क्या किया था? जौनपुर पर अफगानों के नियंत्रण का प्रयास विफल कर दिया। तो अफगान जो है वो जौनपुर पर भी नियंत्रण का प्रयास करना चाहते थे और इन अफगानों को नियंत्रित करने के लिए आदेश दिया किसने? बाबर ने आपको, हुमायूं को। और इसने क्या किया? इसने जौनपुर पर जो अफगानी शासक नियंत्रण करना चाहते थे, उन अफगानी शासकों को के जो प्रयास थे उनको इसने क्या नाम है इनका, हुमायूं ने उसको विफल कर दिया। इस समय आप देखेंगे, इस समय बिहार में दो अफगान शासकों का नियंत्रण था। दक्षिण बिहार का क्षेत्र पूर्व में मुंगेर तक मोहम्मद शाह नुहानी के नियंत्रण में था। तो दक्षिण बिहार जो है, यहां पर अगर देखेंगे तो अगर ये मान लो कि अगर बीच से आपने इसको डिवाइड किया तो दक्षिण बिहार का क्षेत्र मतलब यहां मुंगेर तक, इसमें मोहम्मद शाह का प्रभाव है दक्षिण बिहार में। अरे मोहम्मद शाह का अभाव है। और उत्तरी बिहार के इलाका में आपको दिखेगा तो उत्तरी बिहार के जो इलाका है उसमें आपको कौन दिख रहा है? एक मिनट। नुसरत शाह, सुल्तान नुसरत शाह के अधीन था। उत्तरी बिहार का इलाका सुल्तान, बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह के अधीन है। तो उत्तरी बिहार का इलाका जो है वो बंगाल के सुल्तानों के अधीन है। तो दक्षिणी बिहार का इलाका मोहम्मद शाह के अधीन और उत्तरी बिहार का जो इलाका है वह नुसरत शाह के अधीन है। नुसरत शाह जो बंगाल का शासक है। तो अफगानों के टाइम पे भी आपको बिहार में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि भाई जो उत्तरी बिहार का जो इलाका है और जो दक्षिणी बिहार का इलाका है यह अलग अलग शासकों के अधीन है। क्लियर है? चलिए इसको इधर किया जाए, अब थोड़ा सा पढ़ा जाए इसमें ही। ठीक है। नुसरत शाह के अधीन था। बाबर का तो आपको पता है कि बाबर, मुगल शासकों के साथ इनका संघर्ष चलता रहता था। तो बाबर का विरोध करने के उद्देश्य से अफगान शासक एक दूसरे से सहयोग कर रहे थे। ऑब्वियसली बात है कि दो अफगानी शासक है, इधर मुगल शासक है। अब दोनों अफगानी शासक इधर मिल जाते थे और इधर क्या करते थे? भाई बाबर का विरोध करेंगे दोनों मिलकर सामूहिक रूप से।
इसी बीच मोहम्मद महमूद लोदी ने बिहार में संघर्ष ली और बिहार में शरण ली और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष की तैयारी आरंभ की। इसी बीच महमूद लोदी का बात आ जाता है और वो बिहार में शरण लेता है महमूद लोदी। थोड़ा सा देखिए, इसमें आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा मध्यकालीन भारत का इतिहास समझना पड़ेगा। अगर मध्यकालीन भारत का इतिहास नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा इब्राहिम लोदी कैसे आ गया, महमूद लोदी कैसे आ गया। तो ये सब थोड़ा सा एक बार आपको करना क्या होगा कि थोड़ा सा आपको जो भी लोदी डायनेस्टी है, अगर बिहार में अफगानों का प्रभुत्व पढ़ रहे हैं तो जो भी लोदी डायनेस्टी है, लोदी डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए। चलिए, तो महमूद लोदी क्या कर रहा है, बिहार में शरण ले रहा है और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष की तैयारी की। घाघरा की लड़ाई में बाबर ने इन अफगान शासकों को क्या किया। घाघरा की लड़ाई बड़ा फेमस लड़ाई है, पूछा भी जाता है ये घाघरा की लड़ाई। इसमें ये किसके समय पे लड़ा गया, बाबर के समय पे। और इसमें क्या किया, इन अफगानों को बाबर ने 1529 में क्या किया, पराजित कर दिया इन अफगान शासकों को जो उनको परेशान कर रहे थे। तो घाघरा की लड़ाई में 1529 में बाबर ने इन अफगान शासकों को पराजित कर दिया। बाबर का समयकाल 1526 से लेकर 1530 है, ये आपको याद रखना है। ठीक, संभवतः उसने बक्सर और चौसा तक अधिकार कर लिया। किसने भाई, बाबर ने। बाबर बिहार के बक्सर और चौसा क्षेत्र तक, मींस बक्सर के आसपास के इलाका, जो समीपवर्ती इलाका है, जो नजदीक का इलाका है, उस पर इसने अधिकार कर लिया। मनेर तक आने और बड़ी दरगाह पर हजीरा देने की चर्चा उसने स्वयं तुजुके बाबरी में की है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो बेसिक बात है कि भाई बताया है कि मैं मनेर तक आया हूं और हाजिरी दिया हूं यहां पर एक बड़ी दरगाह में। इसकी चर्चा बाबर किस पे करता है, स्वयं तुजुके बाबरी में करता है कि भाई मैं बिहार क्षेत्र में आया था। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने मुहम्मद शाह के पुत्र जलान खान को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब जो मुहम्मद शाह नुहानी था, आपको पता है दरिया खान नुहानी के बाद कौन आया, मुहम्मद शाह नुहानी, जिसको हमने बहार खान कहा। बहार खान के बाद बाबर किसको नियुक्त करता है, बहार खान या फिर मोहम्मद शाह नुहानी के पुत्र जलाल खान को बिहार का प्रशासक बनाता है। बाबर की मृत्यु और हुमायूं की आरंभिक कठिनाइयों का लाभ उठाकर क्या हुआ, पूर्वी भारत के अफगान ने फिर एक बार मुगलों के विरुद्ध संघर्ष कर दिया। बाबर का तो अफगानों के साथ युद्ध चल ही रहा था, उसमें घाघरा के युद्ध में उसने उसको पराजित भी किया। लेकिन अब जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई वैसे ही फिर से अफगानों ने यह संघर्ष और तेज कर दिया। और इस बार कौन था सामने, इस बार सामने था बाबर का पुत्र हुमायूं। हुमायूं ने 1532 में दौड़ा की लड़ाई में अफगानों को पराजित किया। ठीक है, और इसी के साथ क्या हुआ, बिहार में नुहानियों का सत्ता का अंत होने लगा। आपको पता है कि मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खान को प्रशासक नियुक्त किया था। जलाल खान भी नुहानी ही है, लेकिन अब चूंकि जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई उसके बाद अब समस्या आने लगी फिर से कि अफगान शासक फिर से अपना जो है अफगान शासकों के द्वारा फिर से संघर्ष को गति दी गई। और इस बार सामने, आपको मैंने बताया, इस बार सामने है उनके पुत्र हुमायूं। हुमायूं ने क्या किया कि 1532 में दौड़ा की लड़ाई में, हुमायूं का समयकाल 1530 से 40 है, तो हुमायूं ने क्या किया कि दौरा की लड़ाई में अफगानों को पराजित कर दिया। और इसी के साथ जो नुहानी शासक हैं उनकी सत्ता लगभग समाप्त हो गई, अंत होने लगा। इसी के बीच एक नए नेता का उदय हुआ। वो नए नेता कौन थे, अब देखिएगा, तो इन्हीं का संरक्षक था, जलाल खान का संरक्षक था। कौन था भाई, फरीद खान। इसी के बीच चूंकि लग रहा था कि नुहानियों की समाप्ति हो जाएगी, अफगान सत्ता का जो है वो अंत ही हो जाएगा, लेकिन इसी के बीच
एक नए नेता के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिन्हें क्या नाम दिया गया? फरीद खान अथवा शेर शाह सूरी। इनका नाम था फरीद खान अथवा शेर शाह सूरी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा शेर शाह के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। होपफुली इतना तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। मैं तो कमेंट भी नहीं देख पा रहा। चलिए, तो देखिए मिडिवल हिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों को लगेगा, लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा जैसे ही आप अगर रिलेट करके पढ़ेंगे ना आपके मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उसके साथ, तो शायद ये आपको उतना तंग ना करे, नहीं तो ये आपको तंग करेगा। ठीक है, अब देखिए इधर 1530 से 40 का काल बाबर का है, सॉरी बाबर के पुत्र हुमायूं का है। 1530 से 40, 1526 से 30 बाबर का था, 1530 से 40। इधर कौन है? इधर है हुमायूं जो मुगल शासक है, और इधर कौन है? इधर है अफगान के एक नए नेता के रूप में उदय हो रहा है शेर शाह का। तो दो देखिए जो प्रमुख शक्तियां हैं, इसको ऐसे समझना पड़ेगा। दो प्रमुख शक्तियां हैं, एक का अधिकार क्षेत्र आपको पता है कि मुगल का अधिकार क्षेत्र दिल्ली और आगरा के क्षेत्र पर था। दूसरा है शेर शाह। शेर शाह बिहार का है भाई। तो देखिएगा, तो शेर शाह है एक तरफ, और एक तरफ मुगल शासक कौन है? एक तरफ मुगल शासक है आपको हुमायूं। एक तरफ मुगल शासक कौन है? हुमायूं। इसका प्रभाव क्षेत्र दिल्ली है, आपको पता है दिल्ली आगरा का इलाका, इन सब पर इन लोगों का प्रभाव क्षेत्र है, मुख्य प्रभाव क्षेत्र। और इधर जब जब की समाप्त होने की अवस्था है, किनकी? जबकि नुहानियों का समाप्ति हो गया, यहां पर अफगानों का भी अंत होना था। अब एक नए नेता के रूप में आ गए शेर शाह, या फिर जिनको फरीद का खा कहा गया है। ये संरक्षक थे नुहानी शासकों के, जलाल खान के। शेर शाह का जन्म संभवतः 1486 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह या शेर खान, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको परीक्षा के लिहाज से ही आप लोगों को पढ़ना भी है। उनके पिता का नाम हसन खां सूर था, वह शाहशाराम के जागीरदार थे। एक युवक के रूप में शेर शाह ने सहसाराम के जागीर का प्रशासन संभाला और लगान प्रबंध को सुसंगठित रूप दिया। तो ऐसा नहीं था कि अचानक से उसके अंदर मेधा आ गई शेर शाह के अंदर, ये भाई पहले से ही विकसित थी। आप देखेंगे तो जब वो जवान थे उस समय सासाराम का जागीरदार का प्रशासन उसने संभाला, और लगान जो टैक्सेशन सिस्टम होता है उसके प्रबंधन को एक अच्छा एक संगठित रूप देने का इसने काम भी किया। उसी संबंध में आप देखेंगे तो उसने राजस्व प्रणाली की, मतलब रेवेन्यू सिस्टम का एक नया मेथड डेवलप किया है, एक नया रूप डेवलप किया है, जिसका नाम क्या है? जो कालांतर में उत्तर भारत में क्या बन गया? जब्ती प्रणाली के नाम से क्या हुआ? लागू हुआ, जब्त प्रणाली। तो आप देखेंगे तो राजस्व प्रणाली की एक नई सिस्टम, क्या नाम था उसका? जब्त प्रणाली। जब्त प्रणाली के नाम से एक विस्तृत क्षेत्र में यह बाद में लागू हुआ, जब्त प्रणाली। ठीक, जब्त प्रणाली के नाम से। इसमें क्या होता था? इसमें आप देखेंगे तो भूमि की मापन की जाती थी, भूमि को मेजरमेंट किया जाता था, भूमि का लैंड का मेजरमेंट होता था, और भूमि की माप के आधार पर क्या होता था? लगान निर्धारित किया जाता था, लगान निर्धारण। तो ये एक तरह से अच्छा सिस्टम है भाई, कि भूमि की माप करो, लैंड का मेजरमेंट करो, और लैंड के मेजरमेंट करने के बाद यह डिसाइड करो कि इसमें कितना लगान इस भूमि से लिया जा सकता है। इस सिस्टम को कहा गया जब्त या जब्ती प्रणाली। इसको इस राजस्व प्रणाली को विकसित करने का श्रेय आप किसको कहेंगे भाई? इसको विकसित करने का श्रेय शेरशाह को था। शेरशाह आप देखेंगे तो राजनीतिक स्थिति को भी मजबूत करना चाहता था, और इसी क्रम में देखेंगे तो जलाल खान, जब रूहानी शासक जलाल खान हैं, जलाल खान के दरबार में भी वो अपने आप को
वो अपनी सत्ता को, अपने आप को सुदृढ़ करने का प्रयास करता भी है। 1536 में सूरजगढ़ा की लड़ाई में शेर शाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सर्वोपरि बना ली। आपको मैंने बताया था कि बंगाल के शासक भी बिहार पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। ये लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया। तो बंगाल पर देखेंगे तो बंगाल की सेना को पराजित करके 1536 ईस्वी में सूरजगढ़ा की लड़ाई में क्या करता है, यह बंगाल पर, बंगाल को आप समझेंगे, 15 सूरजगढ़ा की लड़ाई में बंगाल की सेना को पराजित करता है 1536 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो 1537 में उसने क्या कर लिया, 1536 के बाद अब क्या हुआ, 1537 इसमें क्या कर लिया, इसने उसमें इस बार उसने क्या किया, बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया, बंगाल पर अधिकार। क्लियर है। इसके बाद आपको दिखेगा, अब देखिए उसके पास सामने एक शक्ति थी, मजबूत शक्ति, वो कौन थी, वो थी आपकी हुमायूं, मुगल शासक हुमायूं। अब वो हुमायूं को भी पराजित करता है, कहां पर, तो 1539 में, 1539 में उसने हुमायूं को पराजित किया बक्सर के समीप, किसमें, चौसा की, चौसा, बक्सर के समीप चौसा है, चौसा के युद्ध में हुमायूं को इसने पराजित किया 1539 में। ठीक है, अब सोचिए भाई, मुगल शासक, जब प्रमुख मुगल शासक हुमायूं अगर पराजित हो जाएगा तो अब मुगल सत्ता की जो अस्तित्व है वो काफी कमजोर हो जाएगा। तो मुगल सत्ता की जो अस्तित्व है वो काफी कमजोर हो गई, काफी जो है वो वीक पड़ गई। इसलिए अब देखेंगे तो क्या होता है, फिर से बाउंस बैक करने का प्रयास करता है, फिर से दोबारा कौन, शेर शाह। 1539 में हालांकि हार जाता है, फिर से 1540 में क्या किया, 1540 में आप देखेंगे तो फिर से दोबारा वापसी करता है और पुनः इस बार उसको फिर से हार का सामना देखना पड़ता है। ठीक है, यहां पर कौन सा युद्ध होता है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध में आप देखेंगे तो क्या हुआ, इस युद्ध में हुमायूं पुनः पराजित हो जाता है, कन्नौज के युद्ध में पुनः पराजित हो जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 1526 से 1530 तक आपने देखा कि 1526 से 1530 तक क्या हुआ था, 1526 से 1530 तक बाबर था, 1530 से 1540 तक ही हुमायूं रह पाता है। क्यों, क्योंकि 1539 में वो चौसा के युद्ध में शेरशाह से हारता है और 1540 में फिर एक साल के बाद जब वो बाउंस बैक करने का प्रयास करता है तो फिर कन्नौज के युद्ध में या बिलग्राम के युद्ध में वह दोबारा हुमायूं से पराजित होता है। तो ये एक लड़ाई का क्रम है जो आपको याद रखना है। ठीक है, और इस बार देखिएगा तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार देखिए कि बिहार के क्षेत्र ने कितनी बड़ी, क्योंकि बिहार के क्षेत्र पर ही प्रभाव था शेरशाह का, कितनी बड़ी भूमिका निभाई कि इस बार मुगल शासक को ही पराजित कर दिया। तो कितनी बड़ी भूमिका बिहार के क्षेत्र में निभाई गई शेरशाह के द्वारा। ठीक है, तो ये चारों जो युद्ध है इसको याद रखिएगा, तीन जो भी 4-5 है। हुमायूं कहां चला गया, हुमायूं चला गया ईरान में, ईरान में वह शरणार्थी बन गया, ईरान में। ठीक है, ईरान में शरणार्थी बन गया। अब देखेंगे तो अब शेरशाह के नियंत्रण में कौन कौन सा आ गया भाई, आगरा दिल्ली का जो क्षेत्र है वो शेरशाह के नियंत्रण में आ गया, क्योंकि जो मुगल शासक हुमायूं था वो तो पराजित हो गया। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना का दुर्ग बनवाया, किला बनवाया, किला होती है 4 दीवारी टाइप की, जो भाई मान लो हमको प्रोटेक्शन चाहिए तो हम 4 दीवारी बनाएंगे, किला टाइप का, सैनिक वगैरह रखेंगे वहां पर, हमको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो एक दुर्ग का निर्माण किया, एक फोर्ट बनवाया और उसने इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाई। तो पटना में दुर्ग बनवाया, उसमें दुर्गबंदी की और उसके बाद इस नगर को उसने क्या बनाया, बिहार की राजधानी बनाई। कब, 1541 में। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस सवाल को
बिल्कुल आप देखेंगे तो बिल्कुल इसको याद रखना है। और इसी के बाद पटना का इतिहास आपको निरंतर दिखेगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है कि भाई शेर शाह जो शासक है उसने पटना में दुर्ग बनवाया और उसके बाद उसने इसे राजधानी बनाई, बिहार की राजधानी बनाई। ये कब हुआ है? यह हुआ है 1541 में। इस दुर्ग की बात और राजधानी बनाने की बात, ये आपको कहाँ मिलती है? राजधानी बनाने की बात और दुर्ग की बात, दोनों की बात अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह की रचना है। क्या नाम है? तारीख दाऊदी। तारीख दाऊदी, इसमें आपको इसके बारे में जिक्र मिलता है कि शेर शाह ने बिहार में मीन्स पटना में एक दुर्ग बनवाया था और उसको बिहार की राजधानी भी बनाई थी। कब भाई? ये दोनों कब हुआ था? 1541 में। 1541 में। ठीक है। फिर बिहार को संगठित करने का कार्य करता है। उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, इसको एक संगठित इकाई के रूप में बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि संगठित बिहार ही किसी शक्ति से लड़ सकता है। आपने देखा कि जो जो सत्ता है वो भी असंगठित था जब बिहार, तभी उसने बिहार पर आक्रमण कर पाया और उस आक्रमण को सफल बना पाया। तो शेर शाह ने वह गलती नहीं दोहराई और उत्तरी और गंगा के उत्तरी और दक्षिणी मैदानों को क्या किया? एकत्रित कर एक नई इकाई जो है वो संगठित की। आप देखेंगे फिर भी मिला जुला कर उतार चढ़ाव के बाद भी बिहार की राजनीतिक सीमाएं वस्तुतः वही है जो शेर शाह के द्वारा उस समय निर्धारित की गई थी। ठीक है। अबुल फजल के अनुसार अकबर के समय में बिहार की सीमाएं कहाँ हैं? रोहतास से तेलियागढ़ी और तिरहुत के पर्वतीय क्षेत्र तक विस्तृत थी। जो तिरहुत का इलाका है और रोहतास से तेलियागढ़ी का जो इलाका है, इसी में अबुल फजल के अनुसार अकबर के समय में जो बिहार की सीमा थी वो यही थी। ठीक। इसके अधीन 7 सरकारें और 199 परगने थे, जिनसे 55 लाख वार्षिक लगान प्राप्त होता था। तो देखिए ये सब चीजें बस फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज है, ज्ञान के लिए है कि कितना प्राप्त होता था। अब इतना फैक्ट अगर पूछेगा तो आपको जो है ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाएगा। औरंगजेब के समय आप देखेंगे तो लगभग 7 सरकारें थी और 199 परगने थे। ठीक। ये अकबर के समय है। ये औरंगजेब के समय कितना हो गया? 9 सरकार और आपका 245 परगना। इसमें 55 लाख लगान होता था, 55 लाख वार्षिक लगान। इसमें हो गया आपको 96 लाख वार्षिक लगान। ये सरकार क्या है, ये परगना क्या है? जब हम लोग थोड़ा सा मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वार्षिक लगान प्राप्त होता था। बहुत ही कम समय के लिए आप देखेंगे तो शेरशाह काफी वृद्ध अवस्था में ही क्या होता है? वृद्ध अवस्था में राजा बनता है और बहुत ही अल्प समय के लिए यह राजा बनता है। 1540 से 45, मात्र 5 साल के लिए, क्योंकि बहुत वृद्धावस्था में चूंकि राजा रहता है तो बहुत ही कम समय के लिए यह राजा बनता है। अब आ जाइए उसके बारे में, हालांकि इम्तियाज अहमद सर ने यहां पर तो चर्चा नहीं की है। अब आते हैं बिहार और मुगल साम्राज्य। बिहार और मुगल साम्राज्य, यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई दिक्कत? कोई डाउट, कोई दिक्कत? कोई सवाल है? नो डाउट, नो सर। चलिए।
चलिए, कोई डाउट नहीं, हमें लगा था कि सरकार और परगना में आप लोगों को डाउट होगा, ठीक है, लेकिन किन्हीं को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा अगर सरकार परगना समझना है, हालांकि मुझे लगा था कि मुगल काल में बताऊंगा, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। एक होता है सूबा, ठीक है, सूबा से आता है, उसके बाद आता है सरकार। सूबा को कई सरकारों में विभाजित किया जाता था, और सरकार को विभाजित, सरकार से बनता है कौन, मतलब परगना मिलकर के सरकार, सरकार मिलकर के सूबा, मतलब एक सूबा कई सरकारों में विभाजित और सरकार कई परगनों में विभाजित। तो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जब मुगल वंश का आपको नाम हमेशा जब भी आपको सुनने को मिलेगा, तो मुगल साम्राज्य को सूबा नामक प्रांतों में विभाजित किया जाता था। आप एक प्रांत के दृष्टिकोण से इसको समझ सकते थे, आप इसको एक प्रांत के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं, क्योंकि सूबेदार होता था या फिर प्रांतपति होता था। तो सूबा मतलब होता है प्रांत, तो प्रांत, सूबेदार का भी मतलब क्या हुआ, प्रांत, सूबा मतलब प्रांत और दार मतलब पति, मतलब प्रांत का प्रमुख, ठीक है। तो सूबेदार बोलिए या प्रांतपति बोलिए, सामान्य तौर पर सेम है। अब पूरा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन सूबेदार और प्रांतपति सेम है। तो जैसे कि आप देखेंगे तो अकबर के समय, इसी पे मैं बताने वाला था लेकिन मुझे लगा कोई डाउट हो जाए सरकार परगना में। अकबर के समय क्या हुआ कि आप देखेंगे तो 1580 के अराउंड में बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबे के रूप में, एक प्रांत के रूप में शामिल कर लिया गया। तो सूबा को आपको एक प्रांत के रूप में लेना है। अब आपने एक प्रांत ले लिया, अब प्रांत में आपको पता है अभी फिलहाल आप देखते हैं कि स्टेट ले लिया, स्टेट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बता होता है। तो जो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट अभी के हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा जनरलाइज करूं तो वो हो गया सरकार, ठीक। तो सूबा जो है, प्रांत जो है वो कई तरह से सरकारों में बटा हुआ था, और सरकार जो है वो किस में बटी है, परगना में, मतलब स्थानीय निकाय। अभी फिलहाल सोचेंगे तो स्थानीय निकाय को आप समझ सकते हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है सरकार की, वो कौन है, परगना है, स्थानीय टाइप की। तो प्रांत हो गया, प्रांत को कई सरकारों में डिवाइड और सरकार कई परगनाओं में डिवाइडेड है। फिलहाल अभी के जैसा ही थोड़ा सा सिस्टम आप अगर जोड़ेंगे तो कोरिलेट कर पाएंगे। तो सूबा, सरकार और परगना, सूबा को ही प्रांत कहा जाता था, ठीक है। अब आते हैं बिहार में मुगल साम्राज्य। 1555-56 में आप देखेंगे मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना के बावजूद बिहार का क्षेत्र किसमें रहा है, अफगानों के नियंत्रण में रहा है। देखिए 1540 से 45 आपको पता है शेरशाह ने इसमें जो है सो अपना परचम लहराया, और उसके बाद शेरशाह के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो आते हैं, और लगभग 1555-56 तक उनका प्रभाव रहता है। फिर से वापसी करता है हुमायूं 1555-56 में, लेकिन बिहार का जो इलाका है वह अभी भी कमोवेश अफगान शासकों के ही नियंत्रण में रहता है। आप देखेंगे तो कौन कौन शासक अभी भी है, तो ताज खां करारानी, ताज खां करारानी, उसके बाद सुलेमान खान, सुलेमान खान, उसके बाद दाऊद खान, दाऊद खान, ये है, ये सब अभी भी बचे हुए हैं, ठीक। शेरशाह, शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी आया, उत्तराधिकारी के बाद ताज खां करारानी है, ताज खां करारानी के बाद सुलेमान खान है, और सुलेमान खान के बाद आपको दाऊद खां है। यहां पर सुलेमान खान से चीजों को स्टार्ट करते हैं, ताज खां करारानी बस, ठीक है, बिहार उसके अधीन था, बिहार उसके नियंत्रण में था। सुलेमान खान का शासन का जो समय काल है वो 1565 से 1572 है, ये ध्यान दीजिएगा, 1565 से 1572। अब देखिए 1557 से लगभग लेकर 1605 तक अकबर का समय है, ठीक है। अब देखिए इधर कौन है, इधर बिहार में अफगानों का नियंत्रण है, इधर साइड, इसको हटाता हूं मैं सूबा सरकार को। अब 1565 से 1572 में यहां कौन है, सुलेमान खान, और इधर मुगल शासक कौन है भाई, अकबर है, ठीक। ये देखिए इधर अकबर है इसी समय में। अब सुलेमान खान तो भाई बढ़िया काम करता है, ये अकबर के साथ अहंकारी रवैया नहीं अपनाता है, सिग्नल ग्रीन है, बढ़िया चल रहा है मामला। लेकिन इसके बाद आता है कौन, इसके बाद सिग्नल कर देता है रेड,
कौन आता है इसके बाद? दाऊद खान। दाऊद खान ये क्या होता है? ये अकबर के साथ अहंकारपूर्ण रवैया अपनाता है। अब देखिए इसके साथ हो गया सिग्नल आपका रेड। दाऊद खान इसलिए क्या करता है कि अकबर उसको स्वयं दंडित करना चाहता है। 1572 तक तो सुलेमान खान है, मामला ठीक ठाक है, लेकिन दाऊद खान इसके साथ अहंकारी रवैया अपनाता है, तो अकबर इसको स्वयं दंडित करना चाहता है। और उसके बाद आप देखेंगे तो 1574 में वह बिहार आता है और इसके राज्य पर आक्रमण करता है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा विरोध किया जाता है दाऊद खां के द्वारा, अफगान शासकों के द्वारा, लेकिन फिर भी अकबर जो है वो आपको दिखेगा कि इस क्षेत्र पर उसने आक्रमण किया, इस क्षेत्र पर उसने अपना अधिकार जमाया और पटना नगर को उसने जीत लिया। और उसके बाद वो मिथिला के राजा को भी हराता है, पटना नगर पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। हाँ, पटना नगर पर उसने अपना अधिकार जो है वो जमा लिया। और फाइनली देखेंगे तो दाऊद खां इस नगर से पलायन कर गया। उसके बाद अकबर बंगाल पे भी अभियान करता है और बंगाल के क्षेत्र को भी जीतता है, मिथिला के राजा को भी हराता है। तो आप बोल सकते हैं कि बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन है? अंतिम अफगान शासक तो वो कौन है? वो है दाऊद खान। कौन है? दाऊद खान। दाऊद खान अंतिम अफगान शासक है। और ये थोड़ा सा अहंकारी किस्म का था, इसलिए अकबर ने इसको हरा भी दिया। ठीक है, अब देखेंगे तो 1580 के आसपास बिहार को मुगल साम्राज्य की सूबा, अब देखिए इम्तियाज अहमद सर भी लिख रहे हैं, अथवा प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। यही मैंने आपको बताया, सूबेदार बोलिए या प्रांतपति बोलिए, बाद में इसी को प्रांतपति बोलने जाने लगा। उर्दू जब हम लोग मुगल शासक थे तो ये लोग सूबेदार बोलते थे। सूबा मतलब भी प्रांत होता है, दार मतलब प्रमुख, तो प्रांतपति प्रांत प्रमुख। 1580 के आसपास बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबे अथवा प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। तो 1580 का डेट आपको याद रखना है। हालांकि आप देखेंगे कि तो 1576 में ही उसने जीता था, लेकिन मुगल जो साम्राज्य है उसके अंतर्गत बिहार को जो 1574-76 में जीत लिया था, लेकिन इसको बिहार को जो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक प्रांत का दर्जा मिला है वह 1580 में मिला है। और उस समय भी शासनकाल किसका है? 1557 से 1605 तक अकबर है, तो उस समय भी शासनकाल किसका है? अकबर का। ये दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। परीक्षा में दो तरीके से सवाल आपसे पूछेगा। पहला सवाल तो ये पूछ देगा कि भाई किसके शासनकाल में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत या सूबा बनाया गया, तो वो अकबर होगा। दूसरा होगा कि कब बनाया गया, तो वो हो जाएगा 1580 में। तीसरा पूछ देगा कि बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन है, तो वो दाऊद खां है। चौथा पूछेगा, इसी में सुलेमान खान का ऑप्शन भी दे देगा। चौथा पूछेगा कि दाऊद खां को किसने हराया, तो अकबर ने हराया। तो ये चारों चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखेंगे तो छोटे छोटे स्थानीय शासक हालांकि थे, फिर भी इनका विरोध का सामना करना पड़ता था। तो इसीलिए क्या किया कि अकबर ने किसको प्रांतपति बनाया, क्योंकि बिहार का प्रांतपति बनाना पड़ेगा, कोई प्रांत के प्रमुख, कोई सूबा का प्रमुख, जैसे चीफ मिनिस्टर बनते हैं स्टेट में, तो वैसे बनाना पड़ेगा। तो इसी में राजा मान सिंह को अकबर जो है वो बिहार का प्रांतपति बनाता है। ठीक है, और वो काफी प्रसिद्ध भी है। इसने 1587 से लेकर 1594 तक क्या किया? काफी प्रसिद्धि हासिल की, मुगल सत्ता को सुदृढ़ किया। जो खड़गपुर और भोजपुर के राजा हैं उनको इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्थानीय जो शासक है उस समय उनको इन्होंने पराजित भी किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रोहतास को इन्होंने अपनी राजधानी बना दी। रोहतास को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, इनके बनाए हुए, लिखा है कि इनके बनाए हुए दुर्ग अवशेष आज भी देखे जाते हैं। और मान सिंह के बारे में कहा जाता है, राजा मान सिंह जो प्रांतपति था, कि जो झारखंड का राजमहल का इलाका है जो फिलहाल झारखंड में है, उसको भी इसने अपनी राजधानी बनाई और उसे किसका नाम दिया था? अकबर नगर का नाम दिया था, अकबर नगर का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? ये
क्योंकि यहीं से ज्यादा सवाल आपसे पूछेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए तब बढ़िया बात है, क्लियर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसने ओके, ये मैंने बताया नहीं। गिद्धौर, गिद्धौर कौन सा जगह है पता है आपको? यहाँ पर लिखा हुआ है गिद्धौर। उसने गिद्धौर, भोजपुर इत्यादि के स्थानीय सरदारों को पराजित किया। गिद्धौर कहाँ है? गिद्धौर है जमुई डिस्ट्रिक्ट में, जमुई में, बिहार के जमुई में गिद्धौर है। ठीक है, बिहार के जमुई में गिद्धौर है। ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में खोखरा देश के क्षेत्र पर क्या है? मुगलों का, खोखरा देश के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। खोखरा देश किसको बोला जाता है पता है आपको ना? खोखरा देश किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर का इलाका, झारखंड का छोटा नागपुर का इलाका। तो खोखरा देश के क्षेत्र पर किसका जो है अधिकार स्थापित हुआ? जहांगीर का अधिकार स्थापित हुआ। और इसका पता है आपको कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का जो है औद्योगिक महत्व काफी ज्यादा है। यहां से हीरे की खान भी उस समय मिली। ठीक है। जहांगीर की आत्मकथा है तुजुके जहांगीरी, ये सब याद रखिएगा नाम, ये सब मिडिवल हिस्ट्री में वैसे भी पूछ देगा। तुजुके जहांगीरी में इस क्षेत्र में सोने की प्राप्ति का भी उल्लेख है। तो अगर आपसे पूछ दे कि खोखरा देश या छोटा नागपुर का इलाका में सोने की प्राप्ति का उल्लेख किस किस मुगल शासक के जो वृतांत है उसमें किया गया है, तो तुजुके जहांगीरी में, तुजुके जहांगीरी में इस क्षेत्र में सोने की प्राप्ति का भी उल्लेख है। 16 में देखेंगे तो 1621 में, अब देखिए 1557 से आपको बताया 1605 तक कौन है? 1557 से 1605 तक है अकबर। थोड़ा सा शासन काल को नहीं समझेंगे ना तो दिक्कत है। ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत होगा। अब देखिए, तो अकबर के बाद कौन आया है? जहांगीर। अकबर के बाद आया जहांगीर। 1605-6 से आप मान लीजिए 1627 तक। ठीक है, 1605-6 से 1627 तक है जहांगीर। अब इसके बाद आता है 1628 से लेकर 1656 तक अराउंड कौन आता है? शाहजहां। शाहजहां, ये है प्रमुख सीढ़ी, इसी तरीके से चल रहा है। अब देखिएगा तो 1621 में, मतलब इसके शासनकाल में, अकबर वाला मामला तो खत्म हो गया। 1621 में क्या हुआ कि राजकुमार परवेज, जो उसका बेटा है राजकुमार परवेज, हालांकि शाहजहां भी बेटा है, राजकुमार परवेज को उसने बिहार का प्रांतपति बनाया, मतलब प्रांत प्रमुख बिहार का, समझिए अभी फिलहाल के हिसाब से चीफ मिनिस्टर। तो बिहार का प्रांतपति बनाया गया राजकुमार परवेज को। और यहां पर अगर आप देखिएगा तो आपको एक चीज पता चलेगा, इसके पहले तक कोई राजकुमार नहीं बनता था। अब इसके बाद से जो भी बनने लगा, अब इसके बाद से ही यह जो प्रांतपति का प्रमुख जो पद है यह राजकुमारों को दिया जाने लगा। 1623-24 में बिहार का क्षेत्र शाहजहां के विद्रोह से भी प्रभावित रहा। ठीक है, शाहजहां ने परवेज के अधिकारियों से बिहार का क्षेत्र छीन लिया, परंतु उसका विद्रोह शीघ्र ही दबा दिया गया। तो शाहजहां के शासनकाल में वैसा कुछ विशेष आपको यहां पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है उस तरीके से कि शाहजहां के शासनकाल में क्या हुआ। शाहजहां अपने भाई से लड़ रहा है परवेज से, तो उसमें कुछ विशेष नहीं है। हालांकि शाहजहां का जो अपना शासनकाल है, ये तो अपने पिता के शासनकाल में परवेज से लड़ाई हो रही है और परवेज के अधिकारियों से जो है बिहार का क्षेत्र छीन रहा है। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में बेसिकली आप देखेंगे तो बिहार में शांति बनी रही। तो उस तरीके से शाहजहां का क्षेत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। शाहजहां के शासनकाल में क्या हुआ बिहार में? 1656-57 से 1707 तक अब आया औरंगजेब शाहजहां के बाद। और औरंगजेब ने राजकुमार अजीम, चूंकि राजकुमारों को ही बनाने का मतलब था, तो उसका पौत्र था, पोता राजकुमार अजीम, उसको क्या किया? 1702 में बिहार का सूबेदार बनाया। सूबेदार मतलब प्रांतपति, प्रांत प्रमुख, चीफ मिनिस्टर टाइप। तो कब बनाया है? यह बनाया 1702 में। किसको बनाया? राजकुमार अजीम को।
राजकुमार अजीम कौन है? उसका पौत्र है, पोता। ठीक, राजकुमार अजीम को बनाया जो उसका क्या है? पौत्र है। ठीक, अब देखिएगा, तो उसने पटना को अजीमाबाद का नाम दे दिया। अब बढ़िया काम एक हुआ। अब देखेंगे तो राजकुमार अजीम ने पटना को क्या नाम दिया? अजीमाबाद। पटना में एक फोर्ट किसने बनवाया था 1541 में? नाम याद करिए, किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने, जिसकी जिसका वर्णन अब्दुल्लाह साहब भी करते हैं दाऊदी में। तो यहां पर अजीमाबाद का नया नाम दिया, पुनर्निर्माण भी कराया, करोड़ों रुपए खर्च किए। वर्तमान में पटना सिटी के क्षेत्र उनके अनेक मोहल्ले अभी भी उसी नाम से जाने जाते हैं जो इस काल में निर्धारित हुए थे। तो ये सब जो चीजें हैं, ये बात आपको राजकुमार अजीम से रिलेटेड है। राजकुमार अजीम द्वारा पटना में बसने का एक कारण यह भी था, यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, कि उसके संबंध मुर्शीद कुली खान के साथ अच्छे नहीं थे। मुर्शीद कुली खान पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे भी, कि उसके संबंध मुर्शीद कुली खान के साथ अच्छे नहीं थे, जो औरंगजेब का क्या था? दीवान था, और अपनी योग्यता और अनुशासन प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बाद में अब देखिए मुर्शीद कुली खान कौन है, आपको पता चलेगा। अब 1704 में मुर्शीद कुली खान ने बंगाल का प्रशासन वस्तुतः अपने हाथों में ले लिया, और इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई। बंगाल में अभी भी मुर्शिदाबाद है। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई है। तो मुर्शीद कुली खान जो औरंगजेब का दीवान था, इसका संबंध राजकुमार अजीम के साथ अच्छा नहीं था। तो सोचा भैया वहां कहाँ रहे, यहीं पर पटना में ही रहते हैं। तो यहीं पर लिखा है कि पटना बसने का उसका एक प्रमुख कारण यही था कि उसका मुर्शीद कुली खान के साथ संबंध बढ़िया नहीं था, और यही मुर्शीद कुली खान बाद में बंगाल का प्रशासन भी अपने हाथ में लेता है। अब इसी के वंशजों की कहानी आपको आगे मिलेगी, जब हम लोग अंग्रेज जब भारत आते हैं उस समय जब हम लोग पढ़ेंगे। औरंगजेब के शासनकाल में हालांकि अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए बिहार में, लेकिन मिला जुला कर शांति व्यवस्था बनी रही। इसके बाद देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन आया है? बहादुर शाह। बहादुर शाह का समय काल क्या है? 1707 से 1712। 1707 से 1712, 1702 लिखे हैं, 1707 है आई थिंक, 1707 से 1712। और इसने भी क्या किया? इसने राजकुमार जो अजीमुस्सान था, ये अजीम, इसको फिर से बिहार का सूबेदार बना दिया। औरंगजेब तो बनाया ही था, फिर से दोबारा इसने भी बना दिया। तो कहने का मतलब है कि यह 1702 से लेकर लगभग 1712 तक रहता है। ठीक है, बिहार का सूबेदार। फर्रुखसियार को बंगाल में नायब का पद प्रदान किया गया। नायब भी बंगाल में समझिए एक तरह से प्रमुख ही है, नायब। नायब। और 1711 में फर्रुखसियार बिहार चला गया। तो फर्रुखसियार को बंगाल में नायब का पद प्रदान किया गया, और 1711 में फर्रुखसियार अब आएगा, फर्रुखसियार बिहार चला गया। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हुई, और आप देखेंगे तो पटना में ही फर्रुखसियार ने क्या किया? अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, औपचारिक राज्याभिषेक करवाया, और आगरा में विजित होकर, आपको थोड़ा सा यहां पर क्योंकि कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा अगर नहीं पढ़े होंगे एक बार भी, तो युद्ध में विजयी होकर वह पहला युद्ध में विजयी होकर सम्राट बना। ठीक है, आप यहां पर देखिएगा, तो यहां पर आपको दिखेगा कि 1712 से 19 में कई सूबेदार थोड़े थोड़े समय के लिए बिहार में नियुक्त हुए, लेकिन बिहार पर अब बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित हो चला था। मुर्शीद कुली खान ने औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही, मुर्शीद कुली खान का आपने नाम सुना था जिसने बंगाल का प्रशासन ले लिया था, के साथ ही बंगाल में अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। धीरे धीरे उसने बिहार पर भी अपना प्रभाव विस्तार कर लिया। तो बिहार भी अब
बंगाल के नवाबों के हाथ में आ चुका था। ठीक है। और इसका जो इस काल में बिहार की जो संपन्नता है वो निरंतर बनी रहती है। ये अंग्रेजों के काल तक भी दिखेगा कि सोरा उत्पादन इन सब के लिए फेमस है बिहार। ठीक है। अब है कि मुगल कालीन बिहार विदेश व्यापार का प्रमुख केंद्र था और इसके व्यापारिक संपर्क एशिया के साथ साथ अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों और यूरोप के प्रमुख नगरों के साथ भी बने थे। ये थोड़ा सा बिहार की आर्थिक संपन्नता के बारे में आपको बताता है। क्लियर है। उसके बाद मध्यकालीन बिहार में सांस्कृतिक प्रगति का क्रम बना रहा और एक समन्वित परंपरा विकसित हुई, जिसे क्या कहा गया, जिसे जिसमें सूफी संतों की महत्वपूर्ण देन मानी गई। तो ये थोड़ा सा बिहार में आर्ट एंड कल्चर का यहां पर थोड़ा सा चीज आपको स्टार्ट हो गया। अब आर्ट एंड कल्चर, जो मुगल कालीन आर्ट एंड कल्चर है वो स्टार्ट हो गया है यहां पर। तो मुगल कालीन आर्ट एंड कल्चर को हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। मुगल कालीन आर्ट एंड कल्चर को तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। हाँ जी। कोई समस्या? जी जी, कोई समस्या नहीं। तो यहां तक वैसे भी कोई समस्या होगी नहीं। एक आध दो लाइन कहीं कहीं पर मैंने छोड़ा होगा, उसको देखिएगा। जैसे यहाँ पर बताया नहीं जहादर शाह, क्योंकि जहादर शाह भैया एक आध साल के लिए रहता है 1712-13 में। तो जहादर शाह के बारे में क्या बात करना। उसके बाद आ ही गया फर्रुखसियार। तो बहादुर शाह के बाद जहादर शाह हालांकि आता है 1712-13 में, 1712 से लेकर 13 में। तो उसको लेकर उतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और जब जहादर शाह के बाद कौन आ जाता है, जहादर शाह के बाद फिर से आपको दिखेगा तो फर्रुखसियार ही आ जाता है। फर्रुखसियार से रिलेटेड सवाल कि पटना में ही उसने अपनी जो है वो राज्याभिषेक करवाई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। तो जहादर शाह से कोई रिलेटेड कोई सवाल है नहीं, तो जहादर शाह को इसलिए मैंने स्किप भी मारा था वहां पर, तो जो काम का ही नहीं है। यहाँ पर बहादुर शाह का 1707 से 12 है, इसको सुधार लीजिएगा। 1702 से 12 लिखा हुआ है, 1707 से 1712 है। अब नया प्रिंट में नहीं पता, इस बुक में तो यही लिखा है। 1707 तक तो औरंगजेब ही थे, तो 1707 से 12 ही तो होगा। 1707 तक तो औरंगजेब ही रहे हैं। ठीक है। 1658 से 1707 तक तो वही रहे थे, क्योंकि 1657 तक तो 1628 से 1657-58 तक तो वही रहे हैं शाहजहां। तो ये है प्रमुख जो चीजें हम लोगों को पढ़नी थी, लगातार चल रहे हैं। जिसमें अचीवर बैच भी है जो अंग्रेजी माध्यम के लिए है, और हिंदी माध्यम के लिए भी बैचेज चल रहे हैं। तो इस बार का जो है वो यूसेट होगा। और उसके अलावा जो बैच कोर्सेस है इसमें 2022 12 जनवरी 2022 के लिए फाउंडेशन कोर्स, जो टारगेट 68 पीटी प्लस मेंस के लिए है, वो 12 जनवरी से है। 8 महीने का कोर्स है और मीडियम इसकी हिंदी है। मीडियम इसकी हिंदी है। इसके अलावा जो अचीवर बैच है आपका, जो कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए है, अचीवर बैच, वो भी स्टार्ट होने वाला है। उसका भी मैं आपको डेट बता दूं। अचीवर बैच की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 19 जनवरी से, जो बीपीएससी के लिए है। और बीपीएससी अगर आप कर रहे हैं तो बीपीएससी की तैयारी की जैसा ही सीडीपीओ की तैयारी है, कोई अलग नहीं है। सीडीपीओ की तैयारी उसी के अनुरूप ही तैयारी करनी पड़ती है। और इन सभी के लिए आप मेरे कोड BS10 लाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।